यहाँ पर देखिएगा, इसमें उसने आपके साथ क्या हुआ जी, पल्स विड्थ है लेस देन 1 माइक्रो सेकेंड, और आपके पास जो ड्यूटी फैक्टर है वो लेस देन एंड इक्वल टू 2.1% है। अगर हम इसकी पल्स विड्थ को ले ले 1 माइक्रो सेकेंड, इसका मतलब ये है कि 1 माइक्रो सेकेंड के लिए आपने इसको ऑन रखना है, ठीक है। और इसकी जो ड्यूटी है दैट इज 0.1%। 0.1% का मतलब ये कि वो ये 0.1% ऑफ व्हाट होगा, टोटल टाइम पीरियड, ठीक है। यस सर। ठीक है, और ड्यूटी का मतलब ये है कि आपके पास ऑन टाइम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम पीरियड, ये उसका ड्यूटी फैक्टर होता है। तो यहाँ पर आपके पास उसकी पल्स विड्थ गिवन है, ड्यूटी फैक्टर गिवन है, यहाँ से आप इसका टोटल टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, ठीक है। आप अपने पास पेन और पेन कॉपी रखिए और इन दोनों चीज़ों को यूज़ करते हुए इसकी पल्स विड्थ और ड्यूटी को यूज़ करते हुए इसका टाइम पीरियड निकालिए प्लीज़। मैम वो ड्यूटी फैक्टर ऑन आवर उसका टाइम पीरियड होता है ना, पल्स विड्थ जी आवर उसका। जी जी बिल्कुल, ऑन टाइम आपके पास 1 माइक्रो सेकेंड हो गया, ठीक हो गया। जी मैम 1 माइक्रो सेकंड हो गया। हाँ जी। ओ, और इसका उसने ड्यूटी साइकिल ड्यूटी फैक्टर दिया हुआ है वो 0.1% 0.1%। है। हाँ जी, जल्दी से निकालिएगा प्लीज़। मैम ये जो है ये निकालना है मैम, ये रिपीट कर दें ड्यूटी फैक्टर। जो आपको मैंने बताया है कि ड्यूटी साइकिल क्या होता है, ये ड्यूटी फैक्टर क्या होता है, ऑन टाइम जितनी ड्यूरेशन के लिए आपके पास पल्स ऑन है, या आप इसको पल्स विड्थ कह लें, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये गिवन है 0.1, ठीक है। और हमें ये पता है कि हमारे पास पल्स विड्थ कितनी है, वो भी आपके पास 1 माइक्रो सेकेंड है, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम। तो अब आप यहाँ से टाइम पीरियड निकाल सकते हैं इसका, ये आपके पास 0.1% है, ठीक हो गया। तो मेरा ख्याल है आपके पास ये 1 मिली सेकेंड का टोटल टाइम पीरियड आ जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। ये 1 मिली सेकेंड का टोटल टाइम पीरियड आ गया। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें पता चल गई हैं। अब हम ये देखते हैं कि हम इसको मल्टी सिम में कैसे इसकी सेटिंग करें, ठीक है। पहले चेक करते हैं मल्टी सिम में इसको। आपके सामने सर्किट आ रहा है इस वक्त, यस मैम। ठीक है। मैंने IRF 540 का पावर मॉसफेट यूज़ किया है। सेम इसी सर्किट को मैंने यूटिलाइज़ किया है जो उसकी डाटा शीट में गिवन था, जिसमें RG मेरे पास 9.1 ओहम थी जो यहाँ पर मैंने सेट की। फिर इसी तरह से RD मेरे पास 2.9 था, 2.9 ओहम वो मैंने सेट कर दी। V2 हमारे पास 10 वोल्ट से या 125 वोल्ट, जो भी आप उसकी डिवाइस अंडर टेस्ट सर्किट में देखना था। ये आ गया हमारे पास पल्स वेव फॉर्म। यहाँ पे आप इसकी सेटिंग्स को ओपन करें। ये पल्स वेव फॉर्म मैंने कहाँ से लिया है, मैंने इसके पावर सोर्सेज में जाकर, ठीक है, कंपोनेंट लिस्ट में जाएं आप, ट्रांजिस्टर्स की बजाय यहाँ पे हम सोर्सेज कर देते हैं। सोर्सेज में मेरे पास पावर सोर्सेज हैं, और सॉरी, पावर सोर्स में यहाँ पर आपके पास आ रहा होगा पल्स सिग्नल वोल्टेज सोर्सेज, पल्स वोल्टेज, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर पेस्ट कर लिया, ठीक है। अब हम इसकी सेटिंग्स देख लेते हैं। इसकी सेटिंग्स में हमने क्या चीज़ें सेट करनी थी जो हमें उसके डाटा शीट में गिवन थी। पल्स वैल्यू 10 वोल्ट्स, ठीक है। यहाँ पर उसकी अगर आप डाटा शीट में देखें तो उसने ये कितने वोल्ट का सिग्नल शो किया हुआ था, पल्स वैल्यू मैग्नीट्यूड 10 वोल्ट्स, ठीक है। उसने एरो हेड से भी शो किया हुआ उसको,
ठीक हो गया। यहाँ पर उसके बाद आ जाता है हमारे पास डिले टाइम। ये 50 माइक्रो सेकेंड का डिले टाइम हमने इसलिए रखा है कि बिल्कुल एग्जैक्टली राइज और फॉल टाइम हमने सेट नहीं करना था। ठीक है, डिले टाइम 50 माइक्रो सेकेंड्स के बाद जो है वो ऑन ऑफ होगा। ठीक है, राइज टाइम 1 नैनो, फॉल टाइम 1 नैनो, ये थोड़ी सी सेटिंग्स हमें करनी पड़ती हैं इसके रियल टाइम सिग्नल के लिए। अब आगे हमारे पास पल्स विड्थ। ठीक है, यहाँ पे मैंने पल्स विड्थ कितनी सेट कर ली, 1 माइक्रो। हमारे पास गिवन था कि उसकी जो पल्स विड्थ है वो कितनी है, 1 माइक्रो सेकेंड। और टोटल टाइम पीरियड कितना आ गया मेरे पास, 1 मिली सेकेंड। यानी कि 1 मिली सेकेंड में से उसने 1 माइक्रो सेकेंड्स के लिए पॉजिटिव हाई रहना है। ठीक हो गया, ये वो सेटिंग्स थी जो हमें करने की जरूरत थी। यहाँ पे अगर आप डिले टाइम, राइज टाइम और फॉल टाइम को जीरो भी कर दें तो कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, ये सिर्फ हमने उसकी रियल टाइम रियलाइजेशन के लिए थोड़ी सी सेटिंग्स की। ठीक है, मेन चीज़ जो है वो आपके पास पल्स वैल्यू है, इसकी पल्स विड्थ है 1 माइक्रो सेकेंड और इसका टोटल टाइम पीरियड 1 मिली, जो कि हमने अभी कैलकुलेट कर लिया। यहाँ से हमने इसको ओके किया। उसके बाद हम इसके ट्रांजिएंट में जाते हैं। ट्रांजिएंट एनालिसिस आपने करना था। स्टार्ट टाइम और एंड टाइम आपने दे दिया है। इस वक्त आपके पास एंड टाइम कितना आ रहा है बताइए, स्क्रीन पे आपके पास नजर आ रहा होगा, ये 10 मिली सेकेंड्स का है। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। इससे क्या होगा, ये 1 मिली सेकेंड्स यानी एक ही टाइम साइकिल को ये रन करेगा। ठीक है, ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब असल चीज़ जो हमने व्यू करनी थी वो क्या थी जनाब, वो ये था कि हम ये राइज और फॉल टाइम तो देख सकें कि वो कैसे राइज और कैसे फॉल कर रहा है। ऐसे ही है, तो यहाँ पर आपके पास वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। उसको कैसे व्यू करेंगे, क्योंकि देखें अगर आप चेक करना चाहें यहाँ पर जो उसने उसका राइज और फॉल टाइम कहा हुआ है, जिसको उसने टी ऑन, टी आर, टी डी ऑफ और टी एफ कहा हुआ है, इसको अगर हम इसकी डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स में जाके देखें तो वो कितने सेकेंड्स की ड्यूरेशन है। Look at the rise time. This is 13 nanoseconds, right? Turn off delay time. This is 20 nanoseconds and fall time is 12 nanoseconds. अब हमारे पास जो स्केल है दैट इज ऑफ मिली सेकेंड्स। तो मिली सेकेंड्स के स्केल पे नैनो सेकेंड्स की विजन ऐसे ही है कि आपको वो स्ट्रेट लाइन ही नजर आएगी। जस्ट दिस राइज, ये वो राइज है जिस जहां पर ये 1 माइक्रो सेकेंड्स के लिए ऑन हुआ और उसके बाद ये फिर जीरो हो गया। ठीक है, इसको अगर हम देखना चाहें ना, यहाँ पर अगर मैं इसकी पल्स विड्थ को चेंज कर दूं तो ये डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। 1 मिली का अगर हम हाफ करें तो कितने माइक्रो सेकेंड्स की पल्स बनेगी, जल्दी बताइएगा। स्टूडेंट्स आप सुन रहे हैं मुझे? Hmm, 0.5 मिली। अब देखिए मैंने उसका ड्यूरेशन बढ़ाया तो आपको ये थोड़ी सी स्क्वायर पल्स नजर आना शुरू हो गई। ठीक है, मैंने 50 माइक्रो कर दिया, 1 माइक्रो की बजाय 50 माइक्रो कर दिया, तो आपको ये पल्स नजर आ रही है। ठीक है, यहाँ पर हम इसको जूम करके भी चेक कर सकते हैं। पहले तो हम इसका बैकग्राउंड चेंज करते हैं ताकि आपको थोड़ी सी अच्छी सी नज़र आ जाए। अब आप यहाँ पर इसको जूम करके देख सकते हैं तो आपको इसके राइज और फॉल डिले नज़र आना शुरू होंगे। ठीक हो गया, आपको नज़र आ रहा है इस वक्त जो ब्लू लाइन है वो बिल्कुल वही आइडियल इनपुट वेव फॉर्म है जो हमने गेट पे अप्लाई की हुई थी। यहाँ पर जो ग्रीन लाइन है वो BDS है और जो आपके पास रेड लाइन है वो VGS है। तो यहाँ पर अगर आप इनका टाइम निकालें तो ये नैनो सेकंड्स में ही निकल आएगा। तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा इसको जूम करना था और ये इसका राइज और फॉल टाइम जो है ये आपने इस तरह से ऑब्जर्व करना, राइट? यस मैम। ये आपने इस तरह से करना था, ट्रांजिएंट एनालिसिस ही करना था इसका, और उसमें आपने ये पल्स सेटिंग्स सेट करनी थी जिसमें आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए था पल्स विड्थ का और ड्यूटी साइकिल का। मैंने इसीलिए उस दिन आपको डाटा शीट पे ये सारी चीज़ें दिखा दी थी, लेकिन आप में से किसी ने इस चीज़ का क्वेश्चन नहीं किया था कि आपके पास जो गिवन पल्स विड्थ है आप उसको कैसे सेट कर सकते हैं।
ना ही शायद आपने दी ग्रेट यूट्यूब और गूगल से हेल्प लेने की कोशिश की, वरना आप ये चीज़ें सॉल्व कर लेते हैं। एनी हाउ, लेट्स मूव टू मैम वो हमारा नेक्स्ट। पेपर था ना, डीएसए का हमारा पेपर था, उसकी हम तैयारी कर रहे थे, इस वजह से हमने अभी लैब तक इतनी की नहीं है। उसी दिन की थी, उस दिन मैंने पूछा भी था, मगर फिर वो हुआ ही नहीं। हाँ जी, आपने किया था, लेकिन उसमें मसला यही था कि आप उसको मिली सेकेंड्स के स्केल पे देख रहे थे, जबकि हमारे पास जो डिले टाइम है वो नैनो सेकेंड्स का है। तो बस फिर हमें उसको जूम करना पड़ेगा ताकि हम उस स्केल पर या उस डिवीजन पे जा सके जहाँ पे हम उसको व्यू कर सके। ठीक है, ठीक है मैम। चलें जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट लैब पे, दैट इज अबाउट कॉमन सोर्स एम्पलीफायर। ठीक है, इससे पहले आप कॉमन एमिटर एम्पलीफायर वाली लैब कर चुके हैं, बीजेटीज वाले पोर्शन में सर गुलाम अली ने आपको कराया है। उसमें भी आपने वोल्टेज डिवाइडर बाइस किया होगा, इसमें भी हम वोल्टेज डिवाइडर बाइस ही करेंगे। हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? हमने कॉमन सोर्स एम्पलीफायर का सर्किट बिल्ड करना है और उसको टेस्ट करना है। मॉसफेट जो हम यूज़ करने जा रहे हैं दैट इज़ 2N7000, दैट इज़ इन्हेंसमेंट मोड एन टाइप मॉसफेट। उसके बाद हमने इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स चेक करना है और इसकी बैंडविड्थ को कैलकुलेट करना है आफ्टर सिमुलेशन। और फिर हमने ये चेक करना है कि बाईपास कैपेसिटर का क्या इफेक्ट है गेन के ऊपर। आप बाईपास कैपेसिटर का इफेक्ट ऑलरेडी देख चुके हैं गेन के ऊपर कॉमन मीटर के केस में, जहाँ पे जिसको आप डीजनरेशन या डीजनरेटिव इफेक्ट ऑफ मीटर रेजिस्टेंस भी शायद आपके जहन में आ रही होगा। तो आप में से कोई मुझे आंसर कर सकता है कि बाईपास कैपेसिटर का क्या काम होता है? सर्किट जिस वक्त आपके सामने विजिबल है, इसमें हमारे पास 2N700 मॉसफेट लगा हुआ है। इसमें सिर्फ जो ये वाला पोर्शन है, अगर मैं कैपेसिटर्स और इनपुट को इग्नोर कर दूं, जो हाईलाइटेड ब्लू पोर्शन है दैट इज एक्चुअली बाइसिंग ऑफ दिस ट्रांजिस्टर मॉसफेट। ठीक है, मॉसफेट क्या है हमारे पास? एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। ठीक है, और हम ये बात पहले भी कर चुके हैं क्योंकि इसके डिफरेंट रीजन ऑफ ऑपरेशंस होते हैं, जिसमें हमारे पास कट ऑफ है, सेचुरेशन है और ट्रायोड या लीनियर रीजन है। हमने देखा था कि हम जब इसको वोल्टेज इसको एज स्विच यूज़ कर रहे थे तो हमें इसको कट ऑफ या सेचुरेशन में ऑपरेट कराना था, और जब हम इसको एज एम्पलीफायर ऑपरेट कराना चाहते हैं तो फिर हम इसको इसके ट्रायोड रीजन में ऑपरेट कराने की कोशिश करते हैं। तो ट्रायोड रीजन में ये कैसे आएगा, वो डिपेंड कर रहा होता है इसकी बाइसिंग के ऊपर। और बाइसिंग में एक्चुअली हम इसका क्यू पॉइंट सेट कर रहे होते हैं। ये सारी स्टोरी आप ऑलरेडी थ्योरी में कर चुके हैं। तो ये जो हाईलाइटेड ब्लू पोर्शन है ये वोल्टेज डिवाइडर बाइस स्कीम है। डिफरेंट कन्फिगरेशंस होती हैं एम्पलीफायर्स की, हम पढ़ चुके हैं थ्योरी में, जिसमें हमारे पास कॉमन सोर्स है, कॉमन गेट है और कॉमन ड्रेन है। कॉमनली यूज्ड स्कीम जो है वो दैट इज कॉमन सोर्स, जस्ट लाइक इन केस ऑफ बीजेटीज, वहाँ पे हमारे पास कॉमनली यूज्ड स्कीम जो है वो कॉमन एमिटर स्कीम होती है। इसी तरह से यहाँ हमारे पास ये कॉमन सोर्स एम्पलीफायर की स्कीम आपके सामने नज़र आ रही है। वोल्टेज डिवाइडर बाइस हमने यूज़ किया है इसको ट्रायोड रीजन में ऑपरेट कराने के लिए। और उसके बाद फिर हमने क्या करना है, हम चूँकि इसको एज एम्पलीफायर यूज़ करें, जस्ट लाइक आप ऐसे ही कंसिडर कर लें कि आप कोई ऑडियो एम्पलीफायर डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसमें आपने उसकी वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग की है। अब ऑडियो एम्पलीफायर का मतलब क्या है कि आपके पास जो इनपुट सिग्नल होगा वो कोई ऑडियो सिग्नल होगा, और ऑडियो सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज के दरमियान होती है। सिग्नल की वैल्यू मिली वोल्ट्स में होती है, जिसको इसने एम्पलीफाई करना होता है ताकि वो स्पीकर के ऊपर आपके पास उस आवाज़ को आप इजीली सुन सकें। हमारे पास इनपुट पे कैपेसिटर लगा हुआ है जिसको हमने सी कहा हुआ है, दिस इज सी फॉर कैपेसिटर, एंड सब्सक्रिप्शन में जो सी है दैट रिप्रेजेंट्स कपलिंग कपलिंग कैपेसिटर एट इनपुट साइड। सिमिलर इज द केस एट आउटपुट साइड, दिस इज आल्सो अ कपलिंग कैपेसिटर एट द आउटपुट साइड। इन दोनों कैपेसिटर्स का काम क्या है कि इसने डीसी सिग्नल को ब्लॉक करना है। इनपुट साइड पे कौन से डीसी सिग्नल को ब्लॉक करना है कि इनपुट वाली साइड से, यानी इस तरफ से कोई भी सिग्नल ऐसा डीसी सिग्नल ना आए जो इसकी बाइसिंग को डिस्टर्ब कर सके, क्योंकि इसकी बाइसिंग हमने एक ऑपरेटिंग पॉइंट पे सेट रखने के लिए की हुई है। अगर यहाँ से कोई ये कैपेसिटर आप ना लगाएं, कोई भी डीसी नॉइज सिग्नल जो है वो इनपुट हो जाए तो वो डेफिनेटली इसके वोल्टेज लेवल्स और करंट लेवल्स को डिफरेंट कर देगा। आपने जो इसका ऑपरेटिंग पॉइंट सेट किया हुआ है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हमें वो नहीं करना। हमने यहाँ पे इनपुट साइड पे एक कपलिंग कैपेसिटर लगा दिया जो सिर्फ इनपुट ऑल्टरनेटिंग या टाइम वेरिंग सिग्नल को कपल करेगा टू द गेट ऑफ मॉसफेट, और बाकी हर किस्म के नॉइज सिग्नल को उसने सप्रेस करना है। सेम काम यहाँ वाला कपलिंग कैपेसिटर है जो कि आउटपुट साइड पे लगा हुआ है हमारे पास ड्रेन के साथ। इसने क्या करना है कि लेफ्ट साइड पे जो इसकी बाइसिंग है
वहां से किसी भी किस्म का डीसी सिग्नल उसने आउटपुट पे नहीं जाने देना, क्योंकि आउटपुट पे हमें एक ऑडियो सिग्नल एम्पलीफाइड चाहिए, उसमें हमें किसी डीसी की सप्रेशन नहीं चाहिए। तो हमें यहाँ पे प्योर ऑल्टरनेटिंग या टाइम वेरिंग सिग्नल चाहिए, जो ऑडियो सिग्नल डेफिनेटली टाइम वेरिंग सिग्नल होता है, हमें वो प्योर सिग्नल चाहिए, हमें उसमें कोई डीसी नॉइज नहीं चाहिए। तो ये कपलिंग कैपेसिटर हमने यहाँ पे लगा दिया ताकि हमें आउटपुट पे कोई डीसी नॉइज ऐड होके ना आ रहा हो। These two capacitors are coupling capacitors, जो कि एक्चुअली टाइम वेरिंग सिग्नल्स को कपल कर रहे होते हैं। ठीक है, ओके जी। देन वी हैव मैम इसके अंदर एक क्वेश्चन था। जी जी मैम इधर हमने इधर जो कैपेसिटर की डायरेक्शन है इसके ऊपर कोई फर्क पड़ता है? मतलब दोनों साइड पे ये ब्लॉकेज ऑफ डीसी करेगा, एसी को पास होने देगा ना, तो इनपुट साइड पे भी ऐसा होगा, आउटपुट साइड पे भी ऐसा होगा। अगर इसकी हम डायरेक्शन उल्ट कर दें, क्योंकि पिछले लैब में हमने किया था, तो हमें ना इसकी पोलैरिटी का शायद मसला आ रहा था। ठीक है, इसमें ये वाला तो आपके पास शायद राइट पोलैरिटी पे ही लगा हुआ है, तो थोड़ा सा इन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि जो स्ट्रेट लेग है वो रिप्रेजेंट कर रही होती है कौन सी लेग को, नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव को। ठीक है, तो अब देखें जो टाइम वेरिंग सिग्नल होता है उसके लिए तो पोलैरिटी यूजलेस है। ठीक है, वो टाइम के हिसाब से पॉजिटिव भी हो सकता है, उसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव भी हो सकता है, ऐसे ही है। यस। तो इन कपलिंग कैपेसिटर्स की डायरेक्शन एक्चुअली ऐसे होनी चाहिए कि ये वाला हाईलाइटेड ब्लू पोर्शन है इस डीसी को डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पर ये वाला जो कैपेसिटर है ना, उसकी पॉजिटिव लेग गेट वाली साइड पे होनी चाहिए, ताकि क्योंकि गेट इस वक्त हमारे पास पॉजिटिव है, गेट की जो पोलैरिटी है वो इस वक्त क्या है, पॉजिटिव है, तो इस कैपेसिटर को इस पोलैरिटी के हिसाब से हमने रखना है। इसी तरह से यहाँ पर ड्रेन के ऊपर जो पोलैरिटी है वो पॉजिटिव है, इसलिए हमने इस कैपेसिटर को इस तरह से लगाया है कि इसकी पॉजिटिव लेग जो है वो ड्रेन के साथ कनेक्टेड है। तो पोलैरिटी में इस तरह से हमने इनको कनेक्ट करना है। ये शायद सर्किट डायग्राम में थोड़ा सा इसको कनेक्ट करने में मिस्टेक हो गई। ये इसका पॉजिटिव लेग जो है वो गेट वाली साइड पे होनी चाहिए, और ये जो कपलिंग कैपेसिटर ड्रेन वाली साइड पे लगा हुआ है ये बिल्कुल ठीक लगा हुआ है, इसकी पॉजिटिव लेग जो है वो ड्रेन वाली साइड पे कनेक्ट है। माय पॉइंट? अकॉर्डिंग टू द पोलैरिटी ऑफ द टर्मिनल्स हमने इसको कनेक्ट करना है। यस यस, क्योंकि हमारे इन दोनों कैपेसिटर्स का बेसिक पर्पस यही है कि हमने बाइसिंग को ना तो डिस्टर्ब करना है, ना ही इस बाइसिंग ने आउटपुट वोल्टेज के ऊपर कोई इफेक्ट डालना है। यस मैम, क्योंकि वो इन तो दोनों की इन और आउट पे तो ऐसा सिग्नल है जो टाइम वेरिंग सिग्नल है, और उसको इस कैपेसिटर की पोलैरिटी से कुछ लेना देना नहीं है। उसने या तो ब्लॉक होना है या पास करना है। जी मैम। मैम और नीचे जो सीएस लगा हुआ है इसको इसको इसलिए लगाते हैं कि जो इमिटर डिजनरेशन रेजिस्टेंस इसके इफेक्ट को खत्म किया, जैसे इसका थोड़ा सा बता दें। और जी इसी की तरफ आ रही थी, अभी तो मैंने उसकी तरफ नहीं बात की थी, उसी की तरफ आ रहे हैं हम। लेकिन आप चूंकि कॉमन एमिटर वाले एक्सपेरिमेंट में इस चीज़ को देख चुके हैं कि बाइसिंग के लिए हमें ये रजिस्टर लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम थर्मल रनअवे को अवॉइड करना चाहते हैं। ठीक है, इससे क्यू पॉइंट भी स्टेबल रहता है। लेकिन अगर हम ये वाला कैपेसिटर नहीं लगाते तो उससे क्या होता है कि जो हमारे पास एम्पलीफाइड सिग्नल है वो यहाँ पे ड्रॉप होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके लिए तो एक रेजिस्टिव पाथ है, आपके पास गेन जो है वो रिड्यूस होना शुरू कर देता है। तो हम यहाँ पर उसके लिए एक शॉर्ट क्रिएट करना चाहते हैं ताकि यहाँ पे किसी किस्म का सिग्नल ना हो, तो ये उसके लिए वर्चुअल ग्राउंड के लिए हम यहाँ पे एक CS लगा देते हैं। क्योंकि CS जो है वो उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर शॉर्ट सर्किट एक्ट कर रहा होगा, जब ये शॉर्ट होगा तो इसके पैरेलल में 470 ओहम्स भी उस एम्पलीफाइड सिग्नल के लिए शॉर्ट ही एक्ट करेगा। अगर वो शॉर्ट ही एक्ट करेगा इसका मतलब ये है कि इस पाथ में फिर वो उस एम्पलीफाइड सिग्नल को ड्रॉप नहीं कर सकेगा। ड्रॉप नहीं कर सकेगा तो गेन आपके पास एम्पलीफाइड गेन जो है वो मैक्सिमम रहेगा। लेकिन अगर आप इस कैपेसिटर को नहीं कनेक्ट करते तो क्या होगा, एक रेजिस्टिव पाथ होगा उसी सिग्नल के लिए, वो उसके क्रॉस ड्रॉप होगा। जब ये ड्रॉप होगा तो ओवरऑल वोल्टेज में से जो वोल्टेज गेन आ रहा है आपके पास आउटपुट पे, आप उसमें से इस ड्रॉप को सब्ट्रैक्ट कर दें तो डेफिनेटली आपके पास जो आउटपुट का गेन है वो कम हो जाएगा। तो इसे हम कहते हैं डीजेनरेटिव इफेक्ट। दूसरी तरफ से अगर आप इफेक्ट देखें तो वो ये भी है कि गेट वाली साइड पे अगर आप लूप लगाएं, गेट के वोल्टेजेस जो कि R2 के क्रॉस हैं, फिर आपके पास गेट टू सोर्स के वोल्टेज जो यहाँ पर आ रहे हैं, मैम वो पीडीएफ व्यूवर दूसरा कर लेना फॉक्सिट वाला का, उसके अंदर एडिटिंग हो जाती है साथ ही। चलिए अभी फिलहाल इस वक्त राइट दिस मोमेंट उस पर शिफ्ट करना तो पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए चलो पेड़ में इसको देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम ये लूप चेक करें
तो इस लूप में देखें आपके पास ये गेट के वोल्टेजेस हैं, ठीक है, ये वो वोल्टेज हैं जो इनपुट हो रहे हैं जिनको हमने एम्पलीफाई करना है, ठीक है। और अगर हम इसका लूप देखें तो ये हमारे पास आ जाता है जनाब इस तरह से, वी गेट इज इक्वल टू VGS माइनस VRS, ठीक है। VRS, ये RS एक्चुअली कैपिटल RS यानी सोर्स की रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ पे ये मैंने रेजिस्टेंस लगाई हुई है और उसके साथ बाईपास कैपेसिटर नहीं है तो वो इनपुट सिग्नल जिसको हमने एम्पलीफाई करना है वो यहाँ पर आकर डिवाइड हो रहा है गेट टू सोर्स में भी और सोर्स रेजिस्टेंस में भी। अब जो इनपुट सिग्नल था वो ऑलरेडी डिवाइड हो गया, RS के क्रॉस ड्रॉप हो गया, उसका हमें कोई फायदा नहीं। इसका मतलब ये है कि उसका कुछ पोर्शन जो हमने उस टोटल सिग्नल को एम्पलीफाई करना था वो टोटल सिग्नल ऑलरेडी हमारे पास ट्रंकेट होके आप कह लेंगे या इनफैक्ट वो अटेनुएट होके आ रहा है। तो उस अटेनुएटेड सिग्नल को जब वो एम्पलीफाई करेगा तो उसका गेन जो है वो रियल गेन से कम होगा। तो ये डीजेनरेटिव इफेक्ट डालता है जिसको हम कहते हैं डीजेनरेटिव रेजिस्टेंस RS या RE, जो डीजेनरेटिव इफेक्ट डाल रहे हैं गेन के ऊपर कि वो उसके गेन को अटेनुएट कर देते हैं। तो हमने इस डीजेनरेटिव इफेक्ट को अवॉइड करने के लिए यहाँ पर एक बाईपास कैपेसिटर लगाया हुआ है। अब बाईपास का मतलब क्या है कि वो इस सिग्नल के लिए एक बाईपास पाथ दे देता है, क्योंकि जब वो यहाँ पर आता है हम जानते हैं कि सिग्नल हमेशा लो रेजिस्टिव पाथ को फॉलो करता है। तो CS का पाथ जो है वो उसके लिए लोएस्ट रेजिस्टेंस है एज कम्पेयर टू 470 ओम। ये नियरली उसके लिए शॉर्ट सर्किट है, CS उसके लिए शॉर्ट सर्किट है। तो वो CS का पाथ लेगा। जब वो CS का पाथ लेगा तो इस लूप में सिर्फ दो ही सिग्नल्स रह जाएंगे, VG इज इक्वल टू VGS, वही सिग्नल जो आपने एम्पलीफाई करना है वो एज इट इज गेट टू सोर्स के ऊपर इनपुट हो जाए। तो ये इसका डीजेनरेटिव इफेक्ट है जिसको हम CS या बाईपास कैपेसिटर से अवॉइड करते हैं। मैम ये सेम इफेक्ट इन आउटपुट साइड पे तो समझ आ गया, ठीक है, हो जाएगा। जब इनपुट हम सिग्नल अप्लाई करेंगे तब भी वो बाईपास हो जाएगा? हाँ जी, बाईपास होगा। ठीक मैम, वो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ ना क्योंकि वो अगर मैं 20 क्या कहते हैं हर्ट्ज का सिग्नल को एम्पलीफाई करता हूँ, क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी कम है, तो उसके लिए तो वो ओपन सर्किट के तौर पर काम करेगा कैपेसिटर, और उसका जो पाथ होगा वो रजिस्टर नहीं हो जाएगा फिर? देखें जो लो फ्रीक्वेंसी देखें जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है वो तो आपके पास नियरली DC सिग्नल में आ जाता है। उस सिग्नल को तो जो इनपुट पे बाईपास कैपेसिटर लगा जो इनपुट पे कपलिंग कैपेसिटर लगा हुआ उसने वैसे ही उसको पास नहीं होने देना। ठीक है मैम। ठीक है, तो जो आपके पास इनपुट पे कपलिंग कैपेसिटर लगा हुआ है उसने तो ऑलरेडी उसको पास ही नहीं होने देना, क्योंकि जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है वो उसके लिए DC सिग्नल के तौर पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये कैपेसिटर तो डेफिनेटली उसी सिग्नल के लिए ना, जब वो सिग्नल यहाँ से पास होके आ गया हमारे पास, तो जब वो वहाँ यहाँ से पास होके सिग्नल आ गया तो डेफिनेटली वो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है हमारे पास। जी मैम, समझ आ गई। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारे पास इसका टेस्ट सर्किट जिसको हमने यूज करना है सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए। ठीक है, हमने चेक करना है इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। तो उससे पहले आपको थोड़ा सा आइडिया होगा फ्रीक्वेंसी रिस्पांस क्या होता है, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा आपकी आसानी के लिए एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस क्या है कि हर एम्पलीफायर या डिफरेंट फिल्टर्स, आप आगे जाके आप पढ़ेंगे तो एम्पलीफायर और फिल्टर्स की एक स्पेसिफिक रेंज होती है जिस फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर ये काम कर सकते हैं। आपके पास PDF फाइल शो हो रही है? यस मैम। ओके, तो जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये काम कर सकते हैं हम उसको कहते हैं उसकी बैंड विड्थ। ठीक है, बैंड विड्थ का मतलब ये है कि वो कौन सी फ्रीक्वेंसीज हैं, लोअर फ्रीक्वेंसीज हैं जिनको ये बाईपास करेगा, ये उनको नहीं गुजारेगा, और वो कौन सी फ्रीक्वेंसीज हैं जिन फ्रीक्वेंसीज के ऊपर इसका गेन आप कह लें कि एक्सेप्टेबल है। अगर आपके पास ऐसी फ्रीक्वेंसीज आ जाएं जिसके ऊपर उसका गेन कम होना शुरू हो जाए तो इसका मतलब ये है कि वो जिस डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन के लिए यूज़ हो रहा था वो उन स्पेसिफिकेशन के लिए यूज़ नहीं हो सकता। तो उस हर एम्पलीफायर की एक बैंडविड्थ होती है। बैंडविड्थ का मतलब ये है कि उसकी कोई लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी
उसकी कोई अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये जो आपके पास इस वक्त ग्राफ नज़र आ रहा है, इसमें आप देखें लेफ्ट साइड पे मेरे पास एक लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। इसी तरह से मेरे पास राइट साइड पे एक हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो ये वो फ्रीक्वेंसीज हैं जिनसे बियॉन्ड इसका गेन जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं रहता, ठीक है। अब एक्सेप्टेबल गेन की क्या लिमिट्स हैं उस पर भी हम थोड़ी देर बाद उसके ऊपर भी आते हैं कि वो कौन सी रेंज है जहाँ तक हम ये कह सकते हैं कि अगर इस फ्रीक्वेंसी तक कितना गेन रहेगा तो वो एक्सेप्टेबल रेंज है, ठीक है। तो ये मेरे पास एक्स एक्सिस पे इस वक्त क्या है, फ्रीक्वेंसी है, लॉगरिथमिक स्केल ऑफ फ्रीक्वेंसी। और अगर आप वाई एक्सिस पे देखें तो यहाँ पे मेरे पास गेन है, वोल्टेज गेन भी हो सकता है और पावर गेन भी हो सकता है। यूजुअली हम नॉर्मलाइज्ड वोल्टेज गेन को हम वाई एक्सिस पे शो करते हैं। एक काम मैंने यूज़ किया नॉर्मलाइज्ड वोल्टेज गेन की, उसकी भी मैं थोड़ी देर तक आपको जो है डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ कि व्हाट डज इट मीन बाय नॉर्मलाइज्ड गेन, ठीक है। इसको हम कहते हैं बॉडी प्लॉट। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस का जो यूजुअली प्लॉट होता है उसको हम कहते हैं बॉडी प्लॉट, या जो आपके सामने नज़र आ रहा है, ठीक है। बॉडी प्लॉट मीन्स जहाँ पर हमारे पास गेन आपके पास वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में जो गेन है वो नॉर्मलाइज्ड वोल्टेज गेन के तौर पर रिप्रेजेंट हो रहा होता है, और एक्स एक्सिस पे आपके पास फ्रीक्वेंसी होती है लॉगरिथमिक स्केल में, ठीक है। हम कहते हैं बॉडी प्लॉट। वोल्टेज गेन क्या होता है आपके पास, आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज कैसी होगी, जैसी टाइम वेरिंग सिग्नल होगा वैसी ही आउटपुट होगी ड्रेन वाली साइड पे, टाइम वेरिंग। लेकिन उसका मैग्नीट्यूड जो है वो इनपुट वोल्टेज से या इनपुट सिग्नल से ज़्यादा होगा, जो कि मकसद है इस एम्पलीफायर का कि उसने उसको एम्पलीफाई करना। जब आप आउटपुट की इनपुट से रेशो लेंगे, आउटपुट वोल्टेज की इनपुट वोल्टेज से रेशो लेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा गेन, जिसको हम कहते हैं ए वी, वोल्टेज गेन, ठीक है। वोल्टेज गेन को हम डेसिबल में रिप्रेजेंट करें तो हम इसका 20 लॉग ले लेते हैं, ये हमारे पास आ जाता है वोल्टेज गेन इन डेसिबल स्केल। ए वी इज इक्वल टू 20 लॉग ऑफ, बन जाता है हमारे पास कैपिटल ए वी इज इक्वल टू 20 लॉग ऑफ व्हाट, वी आउट बाय वी इन, ठीक हो गया। मैम ये बुक के ऊपर कोई फार्मूला है? हाँ जी, ये फार्मूला आपको किसी भी जगह से मिल जाएगा। वोल्टेज गेन का फार्मूला जो डेसिबल में हम रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल वोल्टेज गेन हमारे पास क्या होता है, गेन, सिंपल आप गेन लिखते हैं, गेन इज इक्वल टू वी आउट बाय वी इन, ठीक है। अब इसी वी आउट बाय वी इन का अगर आप 20 लॉग ले लें तो ये ए वी बन जाता है, जिसको हम डेसिबल स्केल में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जिसको हम ए वी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, वोल्टेज गेन इन डेसिबल रेंज, ठीक है। इसी तरह से पावर गेन होता है, जब हम पावर गेन लेते हैं तो पावर गेन का फार्मूला भी आपके पास थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ए पी इज इक्वल टू 10 log base 10 is equivalent of पावर गेन, जो भी आपके पास उसका पावर गेन आ रहा है उसका अगर आप लें 10 log तो ये आपके पास बन जाता है पावर गेन, ठीक है। तो पावर गेन को भी हम डेसिबल स्केल पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वोल्टेज गेन को भी, लेकिन यूजुअली जो बॉडी प्लॉट होता है जो ये यहाँ पर आपके पास नजर आ रहा है, इसमें हमारे पास नॉर्मलाइज्ड वोल्टेज गेन वर्सेस लॉगरिथमिक फ्रीक्वेंसी स्केल होता है, ठीक है। अब इसमें नॉर्मलाइज्ड वोल्टेज गेन का मतलब क्या है नॉर्मलाइज्ड वोल्टेज गेन जो है दैट इज एक्चुअली व्हाट हम कहते हैं, जो आपके पास टोटल गेन है उस गेन के साथ अगर आप उस का जो गेन है उसको डिवाइड करते हैं, मींस तो आपके पास करंट गेन होगा, करंट गेन किसी भी वैल्यू पे जो आप गेन ले रहे हैं डिवाइडेड बाय उसका मिड रेंज गेन, मिड रेंज गेन। और जो मिड रेंज गेन है वो कौन सा गेन होता है, ये वो वाला गेन है जो थ्रू आउट द फ्रीक्वेंसी यानी उसकी बैंडविड्थ के दौरान वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। यहाँ पर आपको ये जो स्ट्रेट पोर्शन नजर आ रहा है ना, इस लाइन को हम कहते हैं मिड रेंज गेन। मिड रेंज मींस लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के दरमियान की जो मिड रेंज है, ये वो रेंज है जहाँ पर उसका गेन कांस्टेंट रहना चाहिए, यानी फ्रीक्वेंसी के वेरिएशन से उसके गेन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी ये वो बैंडविड्थ है जिसके अंदर वो एम्पलीफायर एज एम्पलीफायर बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहा है।
यानी उसको फ्रीक्वेंसी के चेंज होने से फर्क नहीं पड़ रहा, ये उसकी बैंडविड्थ है इसलिए उसको फर्क नहीं पड़ रहा, ये इसलिए उसका मिड रेंज गेन है। किसी भी पॉइंट पर नॉर्मलाइज्ड वैल्यू क्या होगी, यानी अगर इस वक्त यहाँ पे जो मेरा कर्सर है यहाँ पे नॉर्मलाइज्ड वैल्यू क्या होगी, मिड रेंज गेन से आप उस पॉइंट पर जो आउटपुट गेन आ रहा है उसको डिवाइड कर दें तो आपके पास मिड रेंज गेन बन जाए, नॉर्मलाइज्ड गेन बन जाए। तो जो नॉर्मलाइज्ड गेन होता है उसको हम वाई एक्सिस पे शो करते हैं। अब नॉर्मलाइज्ड गेन वाई एक्सिस पे अगर हम शो करें तो आपको यहाँ पर ये 0 dB नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है? 0 dB। 0 dB क्यों है? मैम हॉरिजॉन्टल लाइन है। नहीं, देखिए नॉर्मलाइज्ड गेन की मैंने आपसे बात की, करंट गेन डिवाइडेड बाय मिड रेंज गेन। तो अगर हम उसकी बैंडविड्थ की बात करें तो ये उसकी बैंडविड्थ है, ये वाला पोर्शन। अगर यहाँ किसी भी पॉइंट पे मैंने उसका नॉर्मलाइज्ड गेन देखना है तो वो क्या होगा, इस पॉइंट पे जो भी आउटपुट वोल्टेज गेन होगा डिवाइडेड बाय उसका मिड रेंज गेन, वो दोनों इस वक्त क्या है, सेम है। मेरे पास रेशियो क्या हो जाएगी, 1, लॉगरिथमिक सेम। ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, तो 0 dB। ठीक हो गया। इसलिए ये जो नॉर्मलाइज्ड गेन का बॉडी प्लॉट आप देख रहे होते हैं वहाँ पे ये लाइन जो है वो 0 dB से रिप्रेजेंट की जाती है। तो व्हाट 0 dB इज एक्चुअली व्हाट, ये आपके पास करंट गेन डिवाइडेड बाय उसका जो मिड रेंज गेन है, या आप इसको कह लें कि ये नॉर्मलाइज्ड गेन का स्केल है। नॉर्मलाइज्ड गेन के स्केल के ऊपर आपके पास जो भी करंट टाइम पे गेन आ रहा होगा डिवाइडेड बाय मिड रेंज गेन, यानी वो गेन जो उसका बैंडविड्थ के दौरान होना चाहिए, क्योंकि वो दोनों सेम होंगे तो इसका मतलब ये है आपके पास जो रेशियो बन रही है वो 0। ठीक हो गया। जी मैम। इसको हम नॉर्मलाइज्ड गेन कह देते हैं। ठीक है, ये जो एवी गेन है इसको हम कहते हैं मिड रेंज गेन, यानी जो 20 लॉग ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट होता है, ये हमारे पास मिड रेंज गेन होता है। जैसे अगर हम किसी ऑडियो एम्पलीफायर की बात करें तो इसका मतलब ये है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी में वो एम्पलीफायर अच्छा काम करना चाहिए। लेकिन जैसे ही फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होगी तो डेफिनेटली फिर उसका गेन कम होना शुरू हो जाएगा। वो गेन कम क्यों होगा, उसमें इनपुट कपलिंग कैपेसिटर का फर्क भी पड़ सकता है, वो सिग्नल को ब्लॉक करना शुरू कर देगा, आउटपुट पे सिग्नल ही एम्पलीफाई नहीं हो सकेगा। हायर फ्रीक्वेंसीज की तरफ बात करें 20 किलो हर्ट्ज से अबव की फ्रीक्वेंसीज, तो उस अबव फ्रीक्वेंसी के ऊपर उसकी गेन कम क्यों होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो मॉसफेट है उसकी इन हायर फ्रीक्वेंसीज के ऊपर इंटरनल या पैरासाइटिक कैपेसिटेंसेस एक्टिव हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो इनपुट सिग्नल को जो कि गेट टू सोर्स के क्रॉस जाना चाहिए वो इन इंटरनल पैरासिटिक कैपेसिटेंसेस के क्रॉस जाना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास एम्पलीफिकेशन खत्म होना शुरू हो जाती है। तो फ्रीक्वेंसी के चेंज होने की वजह से, यानी 20 हर्ट्ज से कम और 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होने की वजह से वो जो सर्किट हमने डिज़ाइन किया हुआ है उसका ऑपरेशन उस नॉर्मल ऑपरेशन के लिए नहीं रहता, फिर उसका गेन कम होना शुरू हो जाता है, इसलिए वो उसके एक्सेप्टेबल रेंज से बाहर हो जाता है। अब एक्सेप्टेबल रेंज क्या है, हम कहते हैं यहाँ पर आपके पास एक -3 dB का पॉइंट नज़र आ रहा है आप लोगों को, -3 dB। ठीक है, dB फॉर डेसिबल स्केल। ठीक है, और ये आपको 3 dB का पॉइंट क्या दे रहा है, एक्चुअली कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज, लोअर फ्रीक्वेंसी कॉर्नर एंड हाई फ्रीक्वेंसी कॉर्नर। ठीक है, जो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है, यानी एक्स एक्सिस पे जो फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पे -3 dB को क्रॉस कर रही है वो आगे आपके पास लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसी तरह से एक्स एक्सिस की वो फ्रीक्वेंसी जो वाई एक्सिस के -3 dB वाली लाइन को क्रॉस कर रही है वो आगे आपके पास हाई फ्रीक्वेंसी कॉर्नर, इसको हम FHC भी कह सकते हैं, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसी तरह से हम इसको कह सकते हैं लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक हो गया। मैम इसका फिर मसलन कंसेप्ट क्या होगा ये हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का? इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास जो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के दरमियान की फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो होती है एक्चुअली बैंडविड्थ ऑफ दैट एम्पलीफायर। तो जब भी आपने किसी एम्पलीफायर की बैंडविड्थ निकालनी है तो आपको उसकी हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पता होगी, तो ही आप उसकी बैंडविड्थ निकाल सकेंगे ना।
आप हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज में से लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी माइनस कर दें तो ये आपके पास आ जाएगी उसकी बैंडविड्थ। ठीक है मैम। ये उसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट है। ये बैंडविड्थ की रेंज होती है, इसीलिए हमारे पास ये मिड रेंज आता है। तो उसकी बैंडविड्थ कहाँ तक होगी, कहाँ तक एक्सेप्टेबल होगी? जब उसका गेन 3 dB लोअर हो जाए, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वाले लोअर फ्रीक्वेंसी वाली साइड पे, और जब उसका गेन मिड रेंज गेन से 3 dB कम हो जाए हायर कट ऑफ हायर फ्रीक्वेंसीज की तरफ, तो वो उसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज आपको दे देगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए -3 dB की हमने एक लाइन लगा ली, और ये -3 dB जहाँ पर जाके लो फ्रीक्वेंसी वाली साइड को क्रॉस करेगी वो उसका लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। जहाँ पर आके वो अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वाली साइड पे क्रॉस करेगी वो उसका हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का पॉइंट आ जाएगा। तो दोनों के दरमियान की जो रेंज है वो एक्चुअली उस एम्पलीफायर की बैंडविड्थ है। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब मैम इसका अगर फ्रिक्वेंसी रिस्पांस मल्टीसिम पे चेक करेंगे तो उसकी जो इसी तरह फिर हम लॉगरिथमिक स्केल लेके के और उसकी 3 dB पे रख के फिर उसका अपर और लोअर देख के फिर उसके हाँ जी, हम उसकी लोअर कट ऑफ और अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाल के फिर हम उसकी बैंडविड्थ निकालेंगे। बैंडविड्थ क्या हो जाएगा? अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जी मैम। ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ थोड़ी सी डिस्कशन हमने करनी है, वो ये है कि लोअर फ्रिक्वेंसीज, लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज यानी ये कौन सी फ्रिक्वेंसीज हैं, उन पर गेन क्यों कम होता है, किस वजह से कम होता है। और हाई कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज ये कौन सी फ्रिक्वेंसीज हैं, किन कंपोनेंट्स की वजह से इस फ्रिक्वेंसी के गेन हमारे पास कम होना शुरू हो जाता है। इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, उसके बाद हम सिमुलेशंस की तरफ जाते हैं। यहाँ पर जो आपके पास लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं, यानी हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है जब उसकी बैंडविड्थ वाली फ्रीक्वेंसी से कम होना शुरू हो जाती है, तो उस सूरत में हमारे पास ये जो कपलिंग कैपेसिटर्स है ना, इनका इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है। ये कपलिंग कैपेसिटर हमने किस लिए लगाए हैं कि ये इनपुट साइड से सिर्फ टाइम वेरिंग सिग्नल को यानी फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को पास कराएं, दूसरे सिग्नल्स को ये ब्लॉक कर दें। जब फ्रीक्वेंसी लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी होना शुरू हो जाएगी तो क्या करेंगे, ये कपलिंग कैपेसिटर्स सिग्नल को ब्लॉक करना शुरू कर देंगे। किसी इनपुट साइड वाला कैपेसिटर जो है वो इनपुट साइड से फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ब्लॉक करना शुरू कर देगा, और यहाँ पर ये आउटपुट वाला जो कैपेसिटर कपलिंग कैपेसिटर है ये यहाँ से सिग्नल को आउट पे नहीं जाने देगा। अल्टीमेटली आपके पास गेन की जो वैल्यू है वो अटेन्यूएट होकर आपके पास आ जाएगी, आपके पास गेन जो है वो कम होना नजर आना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम हाई फ्रीक्वेंसीज की बात करें तो हाई फ्रीक्वेंसीज पे क्या होगा, हाई फ्रीक्वेंसीज के ऊपर इस डिवाइस की जो कि हमारे पास मॉसफेट लगा हुआ है, एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है, हमें पता है कि इसकी कैपेसिटिव इफेक्ट क्या होता है, इसके गेट और सोर्स के दरमियान एक कैपेसिटर होता है जो एक्टिव हो जाता है हाई फ्रीक्वेंसीज के ऊपर। इसी तरह से इसका एक पैरासिटिक कैपेसिटेंस होती है इसके गेट और सोर्स के दरमियान जो कि हाई फ्रीक्वेंसी पे एक्टिव हो जाती है। तो जैसे ही आप हाई फ्रीक्वेंसी को अप्रोच करते हैं तो वो जो कैपेसिटेंसेस हैं उनकी रिएक्टेंसेस कम हो जाती हैं, क्योंकि रिएक्टेंस हमारे पास क्या होती है, रिएक्टेंस हमारे पास क्या होती है जनाब, बताइए। हम इन केस ऑफ इंडक्टर भी होती है, कैपेसिटर भी होती है, हाँ और जी, ये कैपेसिटेंस बात कर रहे हैं ये ना हम, ऐसी 1/2 पाई एफ सी। ठीक है, इसमें क्या है कि जैसे ही आपके पास फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी तो एक्सी क्या हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। जब ये मैम कम होना शुरू, जी जी, कम होना शुरू हो जाएगा और एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जबकि जीरो हो जाएगा। ठीक है। तो जब ये कम होना शुरू हो जाएगा तो वो पैरासिटिक, हम इस कैपेसिटेंस को पैरासिटिक इसीलिए कहते हैं कि ये हमें ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हाई फ्रिक्वेंसी पे चूंकि मटेरियल है, मटेरियल का जंक्शन आपके पास इस तरह के बने हुए होते हैं, जैसे हमने कहा था कि डायोड एक जंक्शन है, लेकिन अगर आप उस जंक्शन को रियलाइज करें तो वो एक कैपेसिटर की तरह है। एक साइड पे नेगेटिव चार्जेस हैं, एक साइड पे पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो ऐसे ही है जैसे एक नेगेटिव प्लेट हो एक पॉजिटिव प्लेट हो, तो उसका एक कैपेसिटिव इफेक्ट जो है वो उसको भी हम उसके आफ्टर इफेक्ट्स या कह लें कि उसके वो पैरामीटर्स हैं जिसमें हम उसको ये जहन में रखते हैं कि किस फ्रीक्वेंसी के ऊपर जाके ये पैरासिटिक कैपेसिटेंस जो है ये इफेक्टिव होना शुरू हो जाती है। सिमिलर इज द केस फॉर ड्रेन, गेट से सोर्स के दरमियान भी कैपेसिटिव इफेक्ट होता है,
ये पैरासिटिक कैपेसिटेंस कब जाग जाती है? जब फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है। फ्रीक्वेंसी हाई होने की वजह से गेट और सोर्स के दरमियान जो पैरासिटिक कैपेसिटेंस है वो शॉर्ट होना शुरू हो जाएगी। जब वो शॉर्ट होना शुरू हो जाएगी तो सिग्नल ने गेट से सोर्स की तरफ नहीं जाना, उसने गेट टू सोर्स के दरमियान जो लगा कैपेसिटर है वहां पर जाना शुरू कर देना। जब वो वहां पर जाना शुरू कर देगा तो फिर आपके पास आउटपुट पे वो सिग्नल उस तरह का एम्पलीफिकेशन नहीं दे सकेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी और कैपेसिटिव रिएक्टेंस के क्रॉस ड्रॉप हो रहा है। तो हाई फ्रीक्वेंसीज के ऊपर जो हमारे पास इनपुट पैरासिटिक कैपेसिटेंस होती हैं उस डिवाइस की वो एक्टिव हो जाती हैं, जिसकी वजह से गेन कम हो जाता है। और लो फ्रीक्वेंसीज के ऊपर हमारे पास जो कपलिंग कैपेसिटर्स हैं उनकी वजह से हमारे पास गेन कम होना शुरू हो जाता है। तो हमारे पास एक मिड बैंड गेन होता है जिसको हम कहते हैं मिड रेंज गेन। अगर आपका एम्पलीफायर बहुत अच्छा ऑपरेट कर रहा है तो उसको इसी बैंडविड्थ में ऑपरेट करना चाहिए, और इस बैंडविड्थ के अंदर उसका गेन जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहना चाहिए। यानी फ्रीक्वेंसी को आप वेरी करते रहें फ्रॉम FLC से FHC, तो उसका गेन कांस्टेंट रहना चाहिए। इसी चीज़ को हम ऑब्जर्व करेंगे। हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन टेबल है, ऑल्दो हम इस वक्त फिजिकली कोई ऑब्जर्वेशन नहीं ले रहे, लेकिन जो ग्राफ आप मल्टी सिम पे सिमुलेट करके देखेंगे वहाँ से आप इन चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं यूजिंग कर्सर। आपने फ्रीक्वेंसी वाले स्केल पर फ्रीक्वेंसी को नोट कर लेना है। उसकी इनपुट वोल्टेज चूंकि एक ही रहेगी, हम इनपुट वोल्टेज को चेंज नहीं कर रहे होंगे, तो वो वोल्टेज आपके पास एक ही होगी। लाइक अगर मैंने 50 मिली वोल्ट की पीक वैल्यू दी है तो आपको पता है कि 100 मिली वोल्ट का पीक टू पीक सिग्नल आपने इनपुट पे अप्लाई किया हुआ है। आउटपुट वोल्टेज को आप नोट कर सकते हैं। जैसे फ्रीक्वेंसी चेंज होगी आपके पास जो मिड रेंज का गेन है वहाँ पर ये आउटपुट वोल्टेज चेंज हो रहे होंगे, आप उसका गेन निकाल सकते हैं। फिर 20 dB ऑफ दैट वी आउट ओवर बीन लगा सकते हैं आप, और इसका गेन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं मल्टीसिम की तरफ और हम इसी सर्किट को इम्प्लीमेंट करते हैं। लेट मी शेयर विद यू पीपल कि मैं आपके साथ इस सर्किट को शेयर कर लूँ। हम ये जितने भी 12 लैब्स करवाई हैं चार करके, तो ये हमें यूनिवर्सिटी के अंदर दोबारा करवाएंगे? इस वक्त क्यों करा रहे हैं दोबारा? मसला ये है ना, हम तो ये चाहते थे कि आपकी लैब्स हैं वो फिजिकल हों, लेकिन जो करंट प्रिवेलिंग सिचुएशन ऑफ कोविड-19 है उसकी वजह से टाइम टेबल में बहुत सारी पेंडिंग लैब्स को एडजस्ट करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमने इस वक्त उनको मल्टी सिम पे शिफ्ट करके आपको ये कॉन्सेप्ट दे दिया है। आगे इंशाल्लाह अल्लाह खैर रखे, आप लोगों के सेमेस्टर रेगुलर हो तो अगली लैब्स में आपको काम करने का मौका मिलेगा, तो ये सारा गैप वहाँ पे इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। मैम आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। आप अब जागे हैं, मेरी आवाज़ अब आपको कम आ रही है? मैम इधर ही हूँ सुबह भाई। आ रही है मैम सही बात। सही। असल में माइक कभी कभार जो है वो डिस्प्लेस हो जाता है, इस वजह से दूसरे जो मेरे बच्चे हैं ना वो मेरी मैम गेम पहले सही थी, अब जरा सी लो हुई भी है। हाँ जी, वो मैं यही कह रही हूँ ना कि माइक थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाता है ना, मुझे उसे पकड़ के बैठना पड़ता है। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ फिर हम इसको चलते हैं। वैसे तो उन्होंने यकम को बुला लिया ना, अब सुनने में आया कि अपनी छुट्टियां देंगे और मतलब बुला लेंगे। हाँ जी, इंशाल्लाह अगर बुला लेते हैं तो चलें, फिर आपका जो रेगुलर सेमेस्टर है वो भी तो आपने कैरी ऑन करना है ना। फिर आप देखें एक सेमेस्टर आपके पास जो रेगुलर चल रहा है उसके साथ साथ अगर आपकी पेंडिंग लैब्स भी पिछले 1.5 साल की अगर हम टाइम टेबल में एडजस्ट करना शुरू कर दें, ये आप लोगों के लिए भी पॉसिबल नहीं होगा। हमारे पास भी जो करंट सिचुएशन में इतने सारे सेमेस्टर्स काम कर रहे होंगे तो उनके साथ फिर लैब्स में अकोमोडेट करना भी मुश्किल हो जाता है ना। मैम वैसे भी ऑनलाइन कुछ समझ नहीं आता, मोस्टली सब्जेक्ट्स का पढ़ा ही नहीं जाता। आई एग्री, ये बात तो है कि आपकी जो टीचिंग का एसेंस है ना वो डेफिनेटली ऑनलाइन में वो टेस्ट नहीं है टीचिंग का, ना ही लर्निंग का, इसमें कोई शक नहीं है। जो फेस टू फेस टीचर के साथ चीज़ों की लर्निंग होती है वो आप ऑनलाइन में नहीं कर सकते। इसीलिए इससे पहले ऑनलाइन डिग्रीज की वर्थ वो नहीं होती है जो फिजिकल की होती है। ये तो अब हमारे पास एक सिचुएशन ही ऐसी है ना जिसमें अगर हम इसको अडॉप्ट नहीं करेंगे तो वी आर एट जीरो, एंड यू नो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर कि आप बिल्कुल ही फारिग होकर बैठ जाएं, आप
चलें आप लोग कुछ ना कुछ तो हाथ पाँव मार ही रहे हैं ना। यस मैम। चलें अब हम चलते हैं, इसको सिमुलेशन की तरफ चलते हैं। मैम ऐसा भी तो हो सकता है ना, जैसे 2021, 22 और 23 में हमें डिग्री मिलनी है, तो जो हमारे 1.5 साल की लैब है वो जो नेक्स्ट सेशन आएंगे उनमें थोड़ा थोड़ा हमें एडजस्ट कर दें ग्रुप्स को, ताकि हम थोड़ा प्रैक्टिकली चीज़ों को ऑब्जर्व कर लें। अब जैसे हमारी मशीन है इस सेमेस्टर के अंदर, उसका भी वो हमें मेरा ख्याल ईडीसी है आपको ऑफर भी नहीं किया उन्होंने ऑनलाइन, क्योंकि मशीन वाला ऑनलाइन कराना है बहुत मुश्किल है। मशीन भी मैम, अच्छा ईडीसी भी तो देखें ईडीसी में तो चलें कुछ ना कुछ तो हम सीख ही रहे हैं ना। मेरा ख्याल है कि कुछ ना कुछ नहीं बल्कि मैडम बहुत जिस तरह अच्छा वो सा। हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की लैब की थी, उसके सर वो उसका सारा अपरेटस फिजिकल था, तो वो बिल्कुल भी नहीं हो सकती थी। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ईडीसी की तो माशाल्लाह सॉफ्टवेयर है, इस पे हो जाता है, मगर जो फिजिकल होने वाले हैं वो तो बिल्कुल नहीं हो सकते। देखिए मैं किसी और का तो मैकेनिक्स वालों का तो कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि हमारे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट बड़ा अच्छा वर्कआउट किया गया इस बात पे कि वो लैब्स जिनको हम ऑनलाइन परसेंट भी नहीं कर सकते हमने वो ऑनलाइन नहीं कराई। जैसे आपकी इलेक्ट्रिकल मशीन्स की लैब है और इस बात पे सब लोग मुत्तफिक थे कि हम इसको ऑनलाइन नहीं करा सकते क्योंकि ये बच्चों का हर्ज होगा, और डेफिनेटली वो आप लोगों की ऑनलाइन नहीं हो रही। लेकिन एडीसी चूँकि अब देखें करंट टाइम भी तो आप देखें, आपकी ये जो सॉफ्ट स्किल्स है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी जॉब के लिए। ठीक है, तो बेशक आपको हार्डवेयर इज मोर इम्पोर्टेंट देन सॉफ्टवेयर, इट डिपेंड्स, लेकिन ये वो चीज़ है जो पैरेलल में उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी हार्डवेयर के ऊपर करनी है। तो हम अगर अब इसको बिल्कुल ही जीरो पे छोड़ देते तो फिर तो हम किसी उस पे लेवल पे भी नहीं होते, लेकिन इसको करना इज बेटर देन डूइंग नथिंग। यस मैम एग्री। भी है इसमें लर्निंग भी है, कुछ चीज़ों को हमारे पास रिजल्ट आते हुए हमें नज़र भी आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी चले मैंने आपके साथ जो है वो मैम लॉबी में PDF कोई स्टूडेंट है, वो कह रही है कि उसका इंटरनेट इशू है तो वो बार बार डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो आप इंटर कर दें नूरुल सभा। मेरे पास तो मैं टाइम टू टाइम जितने भी लोग आ रहे हैं मैं उनको एडमिट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन यू नो के हमारे पास बिल्कुल काम के दौरान कट ऑफ करके फिर उनको एडमिट करने में थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है। मैम काइंडली सिस्टम खत्म कर दें लॉबी वाला, हर टीचर तो नहीं करता। अच्छा कैसे ख़त्म कर सकते हैं? मैंने तो इसी तरह से ऑनलाइन लैब्स ली हैं, उसमें मुझे आइडिया नहीं है। मैम उसमें ये होता है ना कि आप मतलब एक लेक्चर क्रिएट कर देती हैं, तो जो जिस टाइम भी आता है वो क्लास ले लेता है। उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसने स्टार्टिंग में क्लास लेनी है, एंडिंग में लेनी है, नहीं लेनी, वो उस पर डिपेंड करेगा। अब वो इसीलिए ना कि वो खुश नहीं है ना स्टूडेंट से, तो ये भी तो मसला ना, ये भी तो कुछ चेक हमने भी तो रखना है ना, इसलिए मैम उन्होंने वो फिर आपकी खत्म हो जाएगी ना, फिर इतना डिस्टर्बेंस नहीं होगी। डिस्टर्बेंस, लेकिन फिर इसमें ये भी पता चल जाता है ना कि लोग कितने सीरियस हैं काम को लेकर। चलो मैम ठीक है, आवाज़ काफ़ी स्लो आ रही है। मैं आप लोगों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे पीडीएफ फाइल शेयर कर दी है लैब 10 की, उसमें से उसके सर्किट को देख लें, साथ साथ में इसको मल्टी सिम पे ले जाके इसको हम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेट हमारे पास सबसे पहले जो है वो मॉसफेट है, ट्रांजिस्टर की कैटेगरी में जाएंगे हम, मॉस एनहांसमेंट एन चैनल, और वहाँ पर हम 2N700 का मॉसफेट ले लेते हैं। ठीक है जी, फिर हमें कुछ रजिस्टर्स चाहिए, बेसिक कंपोनेंट्स में जाएंगे हम, हमारे पास रजिस्टर्स आ जाएंगे, की वैल्यू को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर हम अपनी मर्जी से उसको एडजस्ट कर लेंगे। और हमें 4 रजिस्टर चाहिए, बाद में हम इनको कॉपी कर लेंगे, एक कैपेसिटर हम ऐड कर लेते हैं कि माइक्रो का एक कैपेसिटर हम ऐड कर लेते हैं, फिर हम उसके बाद हमें और क्या चाहिए, पावर सोर्सेज में जाएंगे, और सोर्सेज में हमें एक वीडीडी चाहिए, पावर सोर्सेज आके ये वीडीडी को हमने ऐड कर लेना है। ठीक है, इसी तरह से पावर सोर्सेज में हम चेक कर लेते हैं, अच्छा पहले हम फंक्शन जनरेटर से सिग्नल करेंगे। 4 रजिस्टर्स हैं हमारे पास, मैंने एक रजिस्टर को कॉपी करके उसी को हम पेस्ट कर लेते हैं, और फिर हम इसकी वैल्यूज़ को चेंज कर लेते हैं। ठीक है,
हम कंट्रोल आर करके डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं ताकि हमारे पास वोल्टेज डिवाइडर स्कीम आपको नज़र आ रही है वो उसी तरह से ड्रॉ कर सकें। कंट्रोल आर, ठीक हो गया। आप लोगों के पास मल्टीसिम की स्क्रीन आ रही है? यस मैम। यस यस मैम आ रही है। ओके, अच्छा जी, यहाँ पर ये वाली कैपेसिटेंस जो है वो हमारे पास 100 किलो ओम्स की है। मैम आवाज ठीक नहीं आ रही। 100 किलो ओम की रजिस्टर हमने ऐड कर ली है। अब इसमें कुछ ब्रेक भी होगा ना जैसे जैसे कंपोनेंट्स की वैल्यूज ऐड होती जाएंगी वैसे वैसे आपको मेरी आवाज़ आएगी ना। दिस इज 33 किलो ओम्स। मेरे कीबोर्ड का थोड़ा सा इशू है, उस पर कुछ कीज जो है वो काम नहीं करती, इसलिए मुझे वर्चुअल कीबोर्ड ऑन करना पड़ता है। 33 किलो ओम्स, यहाँ पर ये हमारे पास 2.7 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस है। ओके, हम एक और काम कर लेते हैं। 277 और यहाँ पर ये मेरे पास 420। ठीक है जनाब, ये वैल्यू है हमारे पास VDD 12 वोल्ट्स हमने सेट कर दिया। यहाँ पर से हमें ग्राउंड चाहिए, पावर सोर्सेज को मैंने स्क्रीन पे भी ऐड किया हुआ है। यहाँ से मैं ग्राउंड लेकर ग्राउंड ऐड कर देते हैं। तो ये इस वक्त हमारे पास फुल इसकी जो कह लें आप प्राइसिंग है वो ऑलमोस्ट सेट हो गई है। यहाँ पर एक कनेक्शन आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें अगर मैं एक चीज़ चेक कर लूँ फिर आप बताते हैं। अच्छा, ओके जी, ये कैपेसिटर है। कैपेसिटर हमें एक और कैपेसिटर चाहिए। हमने ये आउटपुट साइड पे कैपेसिटर लगा दिया। यहाँ पे हम कंट्रोल आर से या आप राइट क्लिक करके इसकी पोजीशन को इन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें एक रजिस्टर और चाहिए। हमने यहाँ से इसको कॉपी किया है, तो यहाँ पे एक आउटपुट रजिस्टर लगा दिया है और उसकी वैल्यू है हमारे पास 820 किलो ओम्स। चेंज कर देते हैं कि CC कैपेसिटर एट ड्रेन साइड
देते हैं कपलिंग कैपेसिटर एट गेट साइड, ठीक है। ये जो मेरे पास लेफ्ट वाली कॉलम आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास फंक्शन जनरेटर की ऑप्शन है। यहाँ से हम एक फंक्शन जनरेटर ले लेते हैं। फंक्शन जनरेटर का काम क्या होता है, ये आपको टेस्ट सिग्नल्स जनरेट करके देता है। जैसे आपने एक एम्पलीफायर डिज़ाइन किया है, अब आप उसको टेस्ट करना चाहते हैं, तो रादर कि आप पहले एक ऑडियो सिग्नल से उसको टेस्ट करें, ऑडियो जैक के साथ आप उसकी पहले सिमुलेशंस करना चाहते हैं, तो आप फंक्शन जनरेटर से किसी भी टाइम वेरिंग सिग्नल को जनरेट करके इनपुट कर दें और उसको टेस्ट कर लें। तो ये हमारे पास नेगेटिव, पॉजिटिव और कॉमन के दो पॉइंट्स यूज़ होते हैं इसमें, ठीक है। इसको डबल क्लिक करेंगे, हमारे पास प्रॉपर्टीज़ बाहर आ जाएगा। आपको वेवफॉर्म कौन सी चाहिए, साइनोसाइड है, स्क्वायर है या ट्रायंगुलर है। तो साइनोसाइड में हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी रख लेते हैं 1 किलोहर्ट्ज़ की, ठीक है। ड्यूटी साइकिल 50% है, यानी हमारे पास ये इस वक्त वेरिएबल इस वजह से नहीं है कि अगर मैं स्क्वायर वेव चूज़ करूँ तो मेरे पास ये ऑप्शन आ जाएगा कि मैं इसकी ड्यूटी साइकिल को कैसे चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। अभी हम साइनोसाइड यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इसका ये वाला ऑप्शन ऑफ है। एम्पलीट्यूड हमने बात की है, लेट्स सपोज हम 50 मिली वोल्ट्स का सिग्नल लेते हैं, लेकिन ये वाला जो मैम आपकी वॉइस बहुत कम है। 50 मिली वोल्ट्स का जो सिग्नल है ना, ये हमारे पास अब इसकी ठीक है। पीक वैल्यू को कंसिडर करता है, ठीक है। तो अगर मैंने 50 मिली वोल्ट्स का सिग्नल दिया तो ये इसकी पीक टू पीक नहीं है, ये सिर्फ इसकी पीक है। यानी मेरे पास जो पीक टू पीक वैल्यू हो जाएगी वो टोटल 100 हो जाएगी, ठीक है। हमें फिलहाल कोई ऑफसेट इसमें ऐड नहीं करना, 1 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है और 100 मिली वोल्ट पीक टू पीक का सिग्नल है, इस वजह से हमने इसको सिर्फ 50 मिली वोल्ट्स का सिग्नल सेट कर दिया। ये हमारे पास इनपुट की सेटिंग्स होगी, ओके जी। अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे इसके इंटरैक्टिव मोड में। यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, एसी स्वीप। एसी स्वीप में आपके पास स्टार्ट फ्रीक्वेंसी आ गई है जी 1 हर्ट्ज से हम लेंगे, क्योंकि हमने इंटायर फ्रीक्वेंसी रेंज पे करना है। 1 हर्ट्ज से लेके हम 10 गीगा हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी के देखेंगे। ये तकरीबन 3 मेगा हर्ट्ज तक के लिए मेरा ख्याल है इसका मिड रेंज गेन आता है नियर अबाउट 1 मेगा से 3 मेगा तक, इसलिए हमने इसको 10 गीगा हर्ट्ज पे देखा है, ताकि हम उसका जो बॉडी प्लॉट है वो उसको हम देख सकें। स्वीप टाइप जो है वो डिकेड मीन 10 वैल्यूज पर रेंज में हम शो करेंगे, नंबर ऑफ पॉइंट्स पर डिकेड यानी 10 पॉइंट्स के साथ शो करेंगे। वर्टिकल स्केल यानी जो गेन का स्केल होगा वो क्या होगा आपके पास, लीनियर है या डेसिबल है। हम डेसिबल रखना चाहते हैं, इसलिए हमने इसको डेसिबल कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं आउटपुट पे। आउटपुट पे हमने क्या चीज़ चेक करनी है, हमने गेन देखना है वी आउट बाय वी इन। तो वी आउट मेरे पास क्या है, यहाँ से मुझे नेट नेम चेक करना पड़ेगा ताकि हम उसको देख सकें। इसका नाम है जी नेट नेम 4, इसको हम कह देते हैं आउट, ठीक है। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, हम ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। ओके हो गया, ये आ गया हमारे पास इनपुट सिग्नल। इसको हम कह लेते हैं नेट नेम 5 है, हम इसको कह देते हैं वी इन और इसको हम रेडी रहने देते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इंटरेक्टिव मोड में हमारे पास क्या आ रहा है। हमने मैम हमने 470 ओम के साथ कैपेसिटर क्यों नहीं लगाया? हाँ लगाते हैं ना, थोड़ा सा चेक तो करें ना गेन पे क्या फर्क पड़ता है। पहले इसको पहले लगा लेते हैं, बाद में आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर मुझे एक एक्सप्रेशन ऐड करना है गेन के लिए, ठीक है। तो मैं एक एक्सप्रेशन ऐड करती हूँ। एक्सप्रेशन में हमने क्या ऐड करना है, वी आउट बाय वी इन। सो वी आउट बाय वी इन, ठीक है। कॉपी फंक्शन एक्सप्रेशन, ठीक हो गया। सेव कर लेते हैं इसको जी। हम एक कैपेसिटर लगा लेते हैं, चलें फिर उसको रिमूव करके आपको बता देंगे, ठीक है। हम इसकी डायरेक्शन इन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये आ गया आपके पास, वैल्यू है हमारे पास 100 माइक्रोफेरेड। हम कह लेते हैं सी बी फॉर बाईपास कैपेसिटर, ठीक है। बहुत बड़ा नाम नहीं रखते हम इसको। वैल्यू हम सेट कर लेते हैं जनाब 100 माइक्रो,
मैम 10 नहीं है, 10 माइक्रो। 10 माइक्रो है या 100 माइक्रो है? लेट मी चेक। ओके 10 माइक्रो कर लेते हैं। ओके दिस इज अच्छा। इसमें जो लोअर वाला है वो ग्राफ है फेस का, उसका हमारे साथ काम नहीं है, इसलिए मैंने उसको डिलीट कर दिया। ये मेरे पास सिग्नल आ रहा है और अभी हम क्या करते हैं, इसकी बैकग्राउंड को सेट कर लेते हैं। ठीक है, आई वांट कर्सर, तो हम मैम एसी स्वीप की सेटिंग दोबारा बता दें क्या क्या करनी है। दोबारा देख लेते हैं इसको। ठीक है, ये आप कह रहे हैं कि इसी स्वीप की दोबारा से बता दी जाए आप। स्वीप की सेटिंग्स में हमने क्या किया था, हमने स्टार्ट फ्रीक्वेंसी और एंड फ्रीक्वेंसी जहाँ तक क्या आपने इसका एनालाइज करना था। स्वीप टाइप हमने पर डिकेड यानी मैम आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है। वैल्यूज हमें स्केल पे चाहिए थी, 10 वैल्यूज पर डिकेड चाहिए थी, इसलिए हमने वो 10 वैल्यूज सेट कर ली। लॉगरिथमिक स्केल हमने, ये वर्टिकल स्केल है वाई एक्सिस का, हमने इसको लॉगरिथमिक रखना है या डेसिबल रखना है, ये आपके ऊपर है। हमने इसको डेसिबल में कर लिया था कि हमने कहा था कि डीबीज में हम गेन देखेंगे। गेन किस चीज़ का, हमने डीबीज में किस चीज़ को आउटपुट पे रख रहे हैं हम, वी आउट बाई वी इन। जो भी आपके पास वी आउट है डिवाइडेड बाय आप वी इन करेंगे तो ये आपके पास ऐड होके आउटपुट पे स्वीप करेगा फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट से। ठीक हो गया, तो दिस इज वी आउट बाय वी इन और इसका वो लॉगरिथमिक ले लेगा। ठीक है मैम इधर आपने वी और वी इन नाम जाके पहले उधर इनपुट और आउटपुट को दिए हैं, तो वो फिर चेंज किया इधर आप। ठीक है, हाँ, तो कोई मसला नहीं, मेरे पास नेट नेम्स के अकॉर्डिंगली यहाँ पे वेरिएबल्स आ रहे थे ना, ये जो वेरिएबल्स हैं जी इसलिए। तब अगर वोल्टेज के वेरिएबल्स देखें तो V1 2 3 4 ये सारे के सारे वो वेरिएबल्स हैं जो नोड के हैं, जितने नोड्स आपके पास बन रहे हैं। ठीक है, तो मैंने उसको अपनी आसानी के लिए कि बार बार मुझे नोड चेक करना पड़े, मैंने नोड का नाम वी इन रख लिया, वी आउट रख लिया, इसलिए मेरे पास उसी नेट के हिसाब से आ रहे हैं। ये मैंने कलर भी इसका ग्रीन कर दिया। इसका अगर आप राइट क्लिक करके डबल क्लिक करके चेक करें तो ये आपके पास नेट नेम आ रहा है आउट। इससे पहले वो नेट नेम नंबर 2 या 1 था, इस वजह से मेरे पास ये आ रहा है। अब ये नेट नेम आ रहा है मेरे पास आउट और उसका कलर हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर आप यहाँ पे इस नेट नेम को चेक करें तो ये आपके पास VDD है, इसका कलर रेड है। ठीक है, इस नेट को, इस नोड को चेक करें तो ये आपके पास नोड नंबर 3 आ रहा है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आप देखें वी गेट को तो ये 1 आ रहा है। इसलिए मैंने अपनी आसानी के लिए जो इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया था उसको मैंने इनका नाम दे दिया और रेड कलर ले लिया उसका एज इट इज, और यहाँ पे इसको मैंने ग्रीन नाम दे दिया। और एसी स्वीप में मैंने उसकी फ्रीक्वेंसी सेट कर दी है कि मैंने उसके गेन को यानी आउटपुट को फ्रीक्वेंसी पे स्वीप करना था। और आउटपुट में क्या है था, मेरे पास एक्सप्रेशन था वी आउट बाय वी इन, और ये इसका लॉगरिथमिक स्केल लेगा। ठीक है, लॉगरिथमिक में ये अब 20 लॉग ऑफ नहीं करेगा क्योंकि उसके लिए ये चीज़ अंडरस्टूड नहीं है कि हम कॉमन सोर्स एम्पलीफायर ले रहे हैं और उसका गेन जो है वो 20 लॉग ऑफ या पावर गेन होगा तो वो 10 लॉग ऑफ होगा, वो सिंपल उसका लॉग लेगा। ठीक है, ठीक हो गया। ये मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन को ऐड कर दिया। अब ये एक्सप्रेशन का डेसिबल तो ले लेगा, डेसिबल मींस सॉरी डेसिबल मींस 20 लॉग ऑफ, तो वो उसको कंसिडर करेगा। ठीक है, डेसिबल वी आउट ओवर वी इन 20 लॉग। ये अब मैं इसको रन करूँ तो ये मेरे पास इस तरह का ग्राफ आ जाएगा। जो लोअर ग्राफ है वो फेज का है, इस वक्त हम फेज को डिस्कस नहीं करें इसलिए मैंने उस ग्राफ को ऑफ कर दिया है।
ये अब आपके पास वाइट बैकग्राउंड के साथ रेड कलर का जो ग्राफ नज़र आ रहा है ये मैग्नीट्यूड है डेसिबल में। अब ये नॉर्मलाइज्ड स्केल नहीं है, ठीक है, इसको बताना पड़ेगा कि नॉर्मलाइज्ड स्केल क्या है, उसका एक अलग से एक्सप्रेशन ऐड करना पड़ेगा। इसलिए हम इस पे सिर्फ उसके गेन को देख रहे हैं, वी आउट बाय वी इन का लॉगरिथमिक गेन डिवाइडेड बाय हमने फ्रीक्वेंसी देखें आपने 1 से लेकर 10 गीगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी सेट की हुई है। अब इसमें हमने 2 कर्सर्स ले रही हैं। अब अगर आप देखें तो ये जो रेंज है ना, यहाँ पर देखें जो हमारे पास y एक्सिस की वैल्यू है y1, ये कौन सा कर्सर है, कर्सर नंबर 2, इसमें आप अगर देखें y2 की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, कितनी है 49 पॉइंट समथिंग, ऐसा ही है। ये इसका मिड रेंज गेन है 49 पॉइंट समथिंग वोल्ट्स आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपके पास वी आउट कितना आ रहा था, मतलब मैम वो भी 49 पॉइंट समथिंग होगा। ट्रांजिएंट में हम एक काम कर लेते हैं, ट्रांजिएंट देखें तो आ रहा है, ओके ट्रांजिएंट में हम आउटपुट देख लेते हैं। यहाँ पे हम भी आउट को ऐड करते हैं, रन करते हैं, ये देखें ये आपके पास आ रहा है वी आउट सिग्नल, ठीक है। अच्छा एक और काम करते हैं, अब देखें जो ब्लू सिग्नल है ना वो इनपुट का था, लेकिन चूंकि वो मिली वोल्ट्स का सिग्नल है और ये वाला सिग्नल जो है वो हमारे पास वोल्ट्स का सिग्नल है, ग्रीन वाला जो एम्पलीफाई होके आ रहा है, इसलिए उस सिग्नल को वो बहुत माइन्यूट सा शो कर रहा है उसके मुकाबले में, ठीक है, इसलिए वो आपको सिंपल विजिबल नहीं है। अगर हम सिंपल जो है उसमें सिर्फ वी इनको देख लें तो वो मिली वोल्ट्स के स्केल पे शायद आपको थोड़ा सा नजर आना शुरू हो जाए। इसको हम एक और काम करते हैं, यहाँ पे ऑसिलोस्कोप लगाकर इसके इन और आउट दोनों सिग्नल्स को व्यू कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरे पास डुअल चैनल ऑसिलोस्कोप है, यहाँ पर ये आउटपुट के साथ लगा दी मैंने, इसका लोड जो है वो हमने कॉमन के साथ लगा दिया, ये भी कॉमन के साथ लगेगा और ये हम इनपुट के साथ लगा देते हैं। तो यहाँ से ऑसिलोस्कोप देखने के लिए हमें यहाँ पे इंटरेक्टिव सिमुलेशन का मोड सेट करना पड़ेगा और यहाँ पर हम इसको रन करते हैं और ऑसिलोस्कोप की स्क्रीन पे डबल क्लिक करेंगे तो ये मेरे पास ऑसिलोस्कोप आ जाएगी। ऑसिलोस्कोप पे आपको ये 2 सिग्नल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब हम इसका टाइम स्केल, यहाँ पर टाइम बेस आ रहा है, ये जो टाइम बेस है ये आपको बता रहा होता है कि आपके पास जो एक्स एक्सिस है उस पर डिवीजन कैसी हुई हुई है। इस वक्त एक्स एक्सिस पे 10 मिली वोल्ट्स पर डिवीजन रिप्रेजेंट हो रहे हैं, यानी ये जो एक बड़ा बॉक्स है वाइट लाइन वाला ये आपके पास 10 मिली वोल्ट्स की डिवीजन है। अगर आप इसको चेंज करेंगे तो आपके पास ग्राफ जो है वो या तो कंजस्टेड हो जाएगा या एक्सपैंड हो जाएगा, ठीक है। हम इसको चेंज करके देखते हैं, मैं इसको 5 मिली वोल्ट्स पे ले आई, उससे भी कम ले आई, अब आपके पास सिग्नल जो है वो एक्सपैंड होकर ज़रा अच्छा सा नज़र आ रहा है आपको। इसी तरह से अब ये 2 सिग्नल्स हैं लेकिन एक रेड है और एक ग्रीन है। रेड वाला चूंकि मिली वोल्ट्स का सिग्नल है इसलिए वो कम नज़र आ रहा है। मैं दोनों की वोल्ट्स पर डिवीजन को चेंज करके दोनों की विजिबिलिटी चेंज कर सकती हूँ। अब देखें चैनल ए पे कौन सा सिग्नल लगा हुआ है, चैनल ए पे मेरे पास आउटपुट है और चैनल बी पे मेरे पास इनपुट लगी हुई है, ठीक है। कलर्स से भी आपको कुछ आइडिया हो जाएगा। चैनल ए जो है वो ग्रीन इनपुट है और चैनल बी जो है वो रेड है। चैनल बी की अगर मैं वोल्ट्स पर डिवीजन, यानी चैनल बी मेरे पास अगर आपको याद हो तो वो 100 मिली वोल्ट्स पर सेकंड था, ऐसे ही है। तो मेरे पास इस वक्त जो डिवीजन सेट हुई हुई है वो क्या कह रही है कि मेरे पास 5 वोल्ट्स पर डिवीजन है। तो अगर मैं 100 मिली वोल्ट पीक टू पीक सिग्नल को 5 वोल्ट्स के स्केल पे देखूँ तो वो मुझे एक स्ट्रेट लाइन ही नजर आएगी, इसलिए मैं इसके स्केल को थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ।
स्केल को मैं मिलीवोल्ट्स में ले जाती हूँ ताकि मेरे पास जो रेड सिग्नल है ना वो भी कुछ नजर आना शुरू हो, ताकि आपको लगे कि वाकई कोई सिग्नल हमने अप्लाई किया हुआ था। तो इस वक्त आ गया मेरे पास 100 मिलीवोल्ट्स पर डिविजन। ठीक हो गया, एक डिवीजन के ऊपर 100 मिलीवोल्ट्स आ रहे हैं। अब मेरे पास ये जो स्केल है चैनल ए का वो 5 वोल्ट्स पर डिवीजन है। दोनों का फेज डिफरेंस आप बहुत अच्छे तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं। मेरे पास जो फेज आ रहा है वो कितना आ रहा है, 180 का। रेड और ग्रीन दोनों एक दूसरे से 180 के डिफरेंस पे हैं। और माय पॉइंट, यस मैम। 5 वोल्ट वाले स्केल को जरा सा और कम डिवीजन पे लाएं तो डेफिनेटली वो स्केल बड़ा होकर नजर आता आएगा हमें। ये हमने बड़ा इसलिए किया कि हम कर्सर को यूज करके इसकी पीक वैल्यूज को देख सकें। ये आ गया आपके पास चैनल ए पे 2.6 समथिंग। ठीक है, 2.162 वोल्ट्स एक पीक आ रही है। इसका मतलब है दूसरी पीक कितनी आ रही होगी, वो भी इतनी आ रही होगी नेगेटिव में 2.6 समथिंग या 2.38। ओवरऑल इसका आप पीक टू पीक निकाल दें तो ये तकरीबन हमारे पास 5 वोल्ट प्लस पे जा रहा है। अगर आप लेट सपोज सिंपली 5 वोल्ट्स भी ले लें तो 5 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय अगर आप 100 मिली वोल्ट्स करें तो ये आपके पास कितना गेन आ जाएगा, ऑलमोस्ट 50 का गेन आ जाएगा। सही है, मम्मी दोबारा रिपीट कीजिएगा। तो ये वेव फॉर्म है ना, वेव फॉर्म के ऊपर यस हमने मैम। कर्सर से हमने ये देख लिया और आपको वैसे भी नजर आ रहा है कि इस वक्त जो आपके पास ग्रीन सिग्नल है वो आउटपुट है, वो एम्पलीफाइड है। जो रेड सिग्नल है वो इनपुट है और वो मिली वोल्ट्स का सिग्नल है। उसको हम स्केल से भी देख सकते हैं। चैनल बी का स्केल 100 मिली वोल्ट्स पर डिवीजन है। चैनल ए का स्केल जो है वो 1 वोल्ट पर डिवीजन है। ठीक है, 1 वोल्ट पर डिवीजन, यानी अगर मेरे पास एक डिवीजन जो है वो 1 वोल्ट्स की है तो आप देखें इस वक्त ये कितनी डिविजन्स को कवर कर रहा है। मैं आपको ये रीड करना इसलिए सिखा रही हूँ कि मेरे पास लैब 10 में आपके पास एक बॉक्स है जिसके ऊपर आपने इन चीज़ों को फिल करना है। दिस वन, फ्रीक्वेंसी, इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज हमेशा हमारे पास 100 मिली वोल्ट रहेगी। आउटपुट वोल्टेज यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपने आउटपुट वोल्टेज नोट कर लेनी है। ठीक है, और ये आप कैसे करेंगे कि हर दफ़ा इनपुट पे पहले आपने 1 किलो हर्ट्ज रखी, फिर आप इस फ्रीक्वेंसी को चेंज करके 2 किलो हर्ट्ज कर दें, 3 किलो हर्ट्ज कर दें, 4 किलो हर्ट्ज कर दें। और चूंकि अब ये हमें मिड रेंज का पता चल जाएगा तो हम ये फ्रीक्वेंसी जो है वो इतने कम स्पैन की बजाय हम क्या करेंगे, 1 किलो हर्ट्ज, 10 किलो हर्ट्ज, 100 किलो हर्ट्ज, 1 मेगा हर्ट्ज, 2 मेगा हर्ट्ज, 3 मेगा हर्ट्ज, ताकि हमारे पास एक उसका स्लोप जनरेट हो सके। फिर आप इसका गेन निकालेंगे वी आउट बाय वी इन, फिर आप उसका 20 लॉग निकालेंगे ताकि आपके पास डेसिबल आ जाए। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि आप यहाँ से इसको कैसे रीड कर सकते हैं। चैनल ए पे मेरे पास इनपुट है, यहाँ पर इस ब्लॉक में देखें आपके पास चैनल ए की वैल्यूज भी आ रही हैं। ये चैनल बी है, चैनल बी पे मेरे पास इनपुट सिग्नल है और वो सिग्नल आपके पास मिली वोल्ट्स में आ रहा है, नजर आ रहा है आपको। और इस पॉइंट पे जहाँ पे कर्सर है वहाँ पे उन दोनों का डिफरेंस भी आ रहा है, चैनल ए और चैनल बी का। ठीक हो गया, तो यहाँ पर आप इस कर्सर को मूव करके इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, ये मेरे पास इस वक्त कितनी आ रही है, 4.5 वोल्ट। और वापस इसको ले जाएं नेगेटिव पे। ठीक है, यहाँ से आप इसकी वैल्यूज को नोट कर लेंगे। आप दूसरी तरीके से रीड करना चाहते हैं इसको तो आप क्या करें, यहाँ पे डिविजन नोट कर लें। हर एक बॉक्स जो है वो कितनी डिविजन को शो कर रहा है, 1 वोल्ट पर डिवीजन को। तो यहाँ पर ये देखिए 1, 2, 3 और 4 कंप्लीट डिविजन हैं। मैम एक मिनट, इसको माइक को ऑफ करा ले, कोई समझ नहीं आ रही। जी ये माइक आना किसी बच्चे का है गया था। बेटा, ये तो आप लोगों की अपनी एक मॉरल वैल्यूज हैं और आपकी अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना। अगर आप खुद से अपने मैम माइक ये को जो ऑफ कर। वोल्टेज गेन निकालना है इसमें जो वी आउटपुट निकालना है ये ग्रीन वाली वेव से, मैम इसमें एक हाँ जी, कर्सर इसका मिनिमम में रखेंगे और एक मैक्सिमम में रखेंगे। तो आपके पास पीक टू पीक आ जाएगी। ये एक तरीका कार तो ये है। ठीक है, ये चैनल ए की वैल्यूज है ना। एक तरीका कार तो आपके पास ये है कि ये आपको उसकी मैक्सिमम वैल्यू शो कर देगा विद रिस्पेक्ट टू 0।
और या फिर मिनिमम वैल्यू शो कर देगा विद रिस्पेक्ट टू 0। तो ये मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट 5 वोल्ट का कार है, 2.4 2.5 मिन और 2.5 मैक्स दे रहा है। अदरवाइज मैं आपको ये रीड करना सिखा रही थी कि ये जो बिग बॉक्स है, एक आपके पास वाइट बॉक्स है, ये 1 वोल्ट पर डिवीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर आप देखें चैनल ए को स्केल 1 वोल्ट पर डिवीजन, ठीक है। नीचे जो आपके पास बहुत सारी चीजें लिखी हुई आ रही हैं, वहाँ पे चैनल ए को लोकेट करें, आपके सामने आ रहा होगा चैनल ए, दरमियान वाला कॉलम है, उसमें लिखा हुआ है 1 वोल्ट पर डिवीजन। यानी इस वक्त ग्रीन चैनल जो है वो चैनल ए है और उस पर 1 वोल्ट पर डिवीजन नजर आ रहा है। 1 वोल्ट पर डिवीजन का मतलब है कि एक वाइट बॉक्स जो है वो 1 वोल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैम ये समझ आ गया, मगर आपने पीछे बोला ना कि फ्रिक्वेंसी पे 1 किलोहर्ट्ज, 2 किलोहर्ट्ज, 10, फिर मेगा, फिर वो उसका क्या करना है? उसमें से डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज के ऊपर हमने इसके इनपुट वोल्टेज और आउटपुट। देखें यहाँ से आप यहाँ से लेके यहाँ तक ये नोट कर ले कि ये कितने डिविजन्स पे आ रहा है। उन डिविजन्स को आप इसके स्केल से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी तो वैसे भी आपको पता है, आपने 1 किलो हर्ट्ज रखी है तो फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होगी, वो 1 किलो हर्ट्ज ही रहेगी। वो तो आप खुद सेट कर रहे हो ना फंक्शन जनरेटर से, तो हर दफ़ा चेंज करके ये ग्राफ नोट कर लो, उसकी आउटपुट नोट कर लो। अब देखो ये 2.46 वोल्ट है ना, लेट्स सपोज मैं इसकी फ्रीक्वेंसी ना कुछ यहाँ पे थोड़ी सी कम कर देती हूँ, फिर देखते हैं कि सिग्नल क्या आता है। लेट्स सपोज सिर्फ हम इसको ना 10 हर्ट्ज कर देते हैं, अब आपने देखना है कि क्या होता है, ठीक है। देखिए आउटपुट का सिग्नल आपको कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है, ठीक है। इनपुट सिग्नल तो चले हम देखते हैं उसको 100 मिली वोल्ट इनपुट सिग्नल भी आपके पास बहुत कम है। ज़रा इसको चलिए इसको बढ़ाते हैं। ये हो गया इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल। अब ज़रा हम इसकी रेंज बढ़ाते हैं। ये रेड वाला इनपुट है और ग्रीन वाला आउट है। अब आउट देखें और इन देखें, आउटपुट तो इनसे भी कम आ रहा है, इसका मतलब है गेन तो बहुत जीरो हो गया। ठीक हो गया ना, समझ में आ रही बात? यस मैम। ग्रीन सिग्नल जो है वो अटेनुएट हो गया है रेड सिग्नल से। मैम लेकिन उसको हम स्केल से अगर वो करें तो वो फिर बड़ा भी हो जाता है, वो समझ नहीं आता फिर। नहीं ना बच्चों, यही तो आपकी समझ नहीं आ रही है। चलो सपोज हम 100 हर्ट्ज पे जाते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। सिंपल हर्ट्ज पे जाएंगे और इसको ओके कर देते हैं, हमें पहले स्टॉप करना चाहिए था, और हम इसको रन करते हैं। अब ये आ गया आपके पास 100 हर्ट्ज पे, फिर भी थोड़ा सा नियर टू 1 है लेकिन अभी भी लेस देन 1 है। अब ये आपको कैसे पता चलेगा जनाब? अब देखें कि ये दोनों एक ग्राफ हैं और किसी भी ग्राफ को रीड करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि उसका एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्स एक्सिस तो दोनों का सेम है, इसलिए दोनों की फ्रीक्वेंसी का मसला नहीं है। हमने ये देखना है कि वाई एक्सिस पे क्या है। वाई एक्सिस पे अगर आप देखें तो चैनल ए जो है वो 1 वोल्ट पर डिवीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस वक्त अगर आप देखें तो चैनल बी पे मेरे पास इनपुट है जो कि रेड कलर में है, और चैनल बी की अगर मैं स्केल की डिवीजन देखूं तो वो मुझे क्या बता रहा है कि 50 मिली वोल्ट्स पर डिवीजन। अब देखिए ये टोटल कितनी डिविजन्स में आ रहा है? एग्जैक्ट 2 डिविजन्स में आ रहा है, ऐसे ही है। यस मैम। 2 मल्टीप्लाइड बाय 50 कितना हो गया? 100। हमने इनपुट कितनी सेट की थी? 50 मिलीवोल्ट। 100 मिली वोल्ट्स ना, 100 हमने इनपुट 100 मिली वोल्ट सेट की थी, ठीक है। अच्छा इनके कुछ टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, मुझे इस वक्त उसकी ऑप्शन नहीं नजर आ रही। अब देखें हमारे पास एक्चुअली आउटपुट को या वाई एक्सिस पे अगर हमने आउटपुट रीड करनी है तो हम क्या कहते हैं कि वी आउट इज इक्वल टू व्हाट? टोटल डिविजन्स कितनी है, ठीक है। टोटल डिव्स ऑन व्हाट? वाई एक्सिस, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? total division on y-axis covered by that signal multiplied by volts per div। एक div कितने volts रिप्रेजेंट कर रही है? अब अगर आप देखें तो डिवीजन डिवीजन से कैंसिल हो जाएगा, आगे आपके पास वोल्ट्स आ जाएंगे। तो वी आउट को हम कैसे रीड कर सकेंगे? मेरे पास 50 मिली वोल्ट्स हैं
कंप्लीट 2 डिविजन्स हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 50 100 वोल्ट्स मिली वोल्ट्स आ जाएंगे मेरे पास इनपुट के। इसी तरह से मैं अगर आउटपुट को देखूं, मैं इसका जरा एक्स एक्सिस का स्केल थोड़ा कम करती हूँ ताकि बड़ा सा सिग्नल नजर आए आपको। ठीक हो गया। अब आप ग्रीन देखें, ग्रीन कंप्लीट नहीं है 2 डिविजन्स पे। अगर मैं इसकी डिविजन्स को रीड करना चाहूँ तो ये देखें, आप कह लें कि ऑलमोस्ट 0.8 हर डिवीजन का कवर कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि टोटल 1.6 डिविजन्स ले रहा है। अगर ये टोटल 1.6 डिविजन्स ले रहा है तो हम इसको मल्टीप्लाइड बाय 1 करें तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 वोल्ट, 1.6 वोल्ट। ठीक है, तो इस वक्त मेरे पास आउटपुट आ रही है 1.6 वोल्ट ग्रीन सिग्नल। लेकिन आप कह रहे हैं ना कि हम इसको छोटा बड़ा कैसे कर सकते हैं। छोटा बड़ा करने का मतलब ये है कि आपने जैसे इसकी 2 वोल्ट्स पर डिवीजन की, तो आपने स्केल का मल्टीप्लायर चेंज कर दिया, तो उससे सिर्फ उसकी विजिबिलिटी फर्क पड़ेगी, उसका मैग्नीट्यूड अभी भी वैसा ही रहेगा, मैग्नीट्यूड अभी भी वैसा ही रहेगा। अब अगर आप नोट करना चाहें तो ये तकरीबन आप कह लें कि 0.3 से 0.4 ऑफ ईच बॉक्स आ रहा है। 0.4 अगर ईच बॉक्स आ रहा है तो 0.4 प्लस 0.4 0.8 बन गया। 0.8 एक होल डिवीजन पूरी नहीं आई ना, 0.8 ऑफ होल डिवीजन आया, तो 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 2 करें तो कितना आ जाएगा, 1.6। तो वोल्ट्स अभी भी 1.6 ही है। ठीक है, लेकिन हमने सिर्फ उसका स्केल का मल्टीप्लायर चेंज कर दिया। तो यहाँ से जब हम चेंज करते हैं तो हम सिर्फ उसका मल्टीप्लायर चेंज कर रहे होते हैं, ये एम्पलीफिकेशन नहीं चेंज हो रही, सिर्फ उसका मल्टीप्लायर चेंज हो रहा है। अब ये 500 मिली वोल्ट्स पर डिवीजन हो गया, 500 मिली वोल्ट्स पर डिवीजन हो गया, तो अब ये देखें कि आपके पास ऑलमोस्ट 2 डिवीजन तो ये फुल कवर कर रहा है और हाफ हाफ ऊपर नीचे कर रहा है, तो उसका कह लें आप 3 डिवीजन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर रहा है। 3 डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना हो गया, 1500 मिली वोल्ट्स हैं। ठीक है मैम, इसकी जो डिवीजन है इसकी जो आउटपुट है वी आउट, वो डिवीजन ऑन एक्स एक्सिस मल्टीप्लाई बाय वोल्ट पर डिवीजन है ना, तो आप क्या कह रहे हैं कि दो ऊपर नीचे से कर रहा है और एक साइड से कर रहा है, मतलब इसकी वाई एक्सिस के अलोंग नहीं चेक करनी, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? चेक कर रहे हैं ना, वाई एक्सिस के अलोंग ही चेक कर रहे हैं ना बच्चों। तो अब अगर आप ग्रीन देखें तो ग्रीन सिग्नल में 2 डिवीजन तो ये कंप्लीट ले रहा है, वो तो हमें नजर आ रही हैं, ये नजर आ रहा है आपको, ये देखें मैम एक्स एक्सिस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के मिला के, हाँ नेगेटिव पीक से पॉजिटिव पीक तक ना, तभी तो पीक टू पीक बनेगा। ठीक है मैम, वो तीसरी का हाफ कर रहा है और तीसरी का हाफ कर रहा है, हाफ नहीं कर रहा, देखो यहाँ से ये 2 कंप्लीट है, ऊपर वाली का भी हाफ है और एक जो लोअर पीक वाली है उसका भी हाफ है, दोनों को मिला लें एक कंप्लीट बन जाएगा। जी मैम, 3 डिविजन हो गई, टोटल जी 3 डिविजन हमारा रफ स्केच है। अगर हम एग्जैक्टली कर्सर के साथ नोट करेंगे तो हमारे पास डेफिनेटली एग्जैक्ट वैल्यूज आएंगी। 3 डिविजन्स मल्टीप्लाइड बाय 500 मिली वोल्ट्स, ये तकरीबन बन जाता है 1500 मिली वोल्ट्स, और उसको अगर हम कन्वर्ट करें तो वो मेरे पास 1.5 वोल्ट बन जाता है। ऐसे ही है, अब मेजर करने में थोड़ा बहुत फर्क आ गया, हो सकता था ये 3.1 समथिंग बन रहा होता, तो ये तकरीबन 1.6 वोल्ट ही आ रहा है आपके पास। ऐसे ही है, तो ये इसको रीड करने का तरीका है। ठीक है, मतलब एप्लीकेशन पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा, बस उसका स्केल चेंज हो रहा है। यहाँ से जब हम चेंज करते हैं ना, क्वेश्चन ये आया था कि यहाँ से तो हम कम ज्यादा भी कर सकते हैं, तो यहाँ से जब हम चेंज करते हैं तो हम सिर्फ स्केल चेंज करते हैं, वोल्टेज के मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये सिर्फ स्केल चेंज होता है, ये स्केल चेंज करके आपके लिए आसानी कर देता है कि आप किस मोड में इसको ज्यादा अच्छा सा रीड कर सकते हैं। अब आपको इस वोल्ट्स पर स्केल के ऊपर शायद ये इतना अच्छा रीड नहीं हो रहा था, आपने और थोड़ा सा बढ़ाया, अब ये एग्जैक्ट 2 पे आ गया, आपके लिए बहुत आसानी है कि आप 2 डिविजन मल्टीप्लाई बाय 50 करें, आपके पास 100 मिली वोल्ट आ गए। ठीक है, सही हो गया ना। तो ये तरीका कार था इसको रीड करने का। अब यहाँ से असल में मैं आपको गेन दिखाना चाह रही थी, वहाँ पे हमारे पास गेन आ रहा था। हम वापस चलते हैं ऊपर, वापस हम जनाब इसको 1 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं। 1 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के ऊपर 50 मिली वोल्ट्स का हमने सिग्नल अप्लाई किया है। हम इसके इंटरैक्टिव मोड को वापस एसी स्वीप में लेके जा रहे हैं। एसी स्वीप में हमारे पास इसको हम कर देते हैं डेसिबल में। आउटपुट वेरिएबल हमारे पास क्या था, वी आउट बाई वी इन। अब हम इसको रन कर देते हैं। ठीक है,
इस वाले ग्राफ की मुझे जरूरत नहीं है, इसको मैं कट ऑफ कर रही हूँ। ये आ गया मेरे पास सिग्नल। अब मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आप इन दो कर्सर्स को अगर मूव करें तो ये देखिए कि मेरे पास मिड रेंज गेन है। यहाँ तक अगर आप मैं देखूँ ये मेरे पास इस वक्त कौन सी वैल्यू इसको चेंज कर रहा है, ये कर्सर नंबर 2 है ना। कर्सर नंबर 2 की अगर आप y2 की वैल्यू देखें तो वो 33 ही रह रही है। तो कितनी रह रही है? 33। और मैंने ऑसिलोस्कोप पे आपको व्यू कराया था कि ऑलमोस्ट मेरे पास 5 का गेन आ रहा था। ठीक है, तो 5 डिवाइडेड बाय अगर हम 100 मिली वोल्ट्स करें तो ये मेरे पास कितना आ जाता है? बच्चों मेरी बात को गौर से सुनिएगा, मैं आपको बड़ी क्रिटिकल पॉइंट बताने जा रही हूँ। यहाँ पर हमने ऑसिलोस्कोप पे देखा था कि हमारे पास जो गेन आ रहा था वो इस तरह से था कि हमारे पास 100 मिली वोल्ट्स का इनपुट सिग्नल था और हमने ये देखा था कि पीक टू पीक आउटपुट आ रही थी 5 वोल्ट्स। पीक टू पीक आउटपुट क्या आ रही थी? 5 वोल्ट्स। तो मेरे पास वी आउट जो थी वो इज इक्वल टू 5 वोल्ट थी और मेरे पास जो वी इन थी वो इज इक्वल टू 100 मिली वोल्ट था। ठीक है, अब अगर मैं इसका गेन निकालूं कैपिटल जी तो वो कितना आ जाएगा? जी इज इक्वल टू वी आउट बाय वी इन। अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो ये कितना आ रहा है? 50। ठीक है, अब मैंने इसको डेसिबल में करना है, यानी मैंने निकालना है एवी। एवी इज इक्वल टू व्हाट? 20 log ऑफ व्हाट? 50। 50 निकालें कितना आता है? जल्दी से 33.9 33.9 समथिंग। ठीक है, 33.9। अब मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट कर्सर से नहीं देखा तो मैंने आइडिया बताया कि मेरे पास 5 वोल्ट्स आ रहे थे। अब देखिए ये 33.9 आ रहा है ना। अब ये देखिएगा मैं ये कर्सर मूव कर रही हूँ, मेरे पास y2 का कर्सर है। y2 की वैल्यू देखें क्या आ रही है, यहाँ से यहाँ तक देखें क्या आ रही है? 33.8 9 33.9 33.8। ठीक है, ऐसा ही है। ये इसका मिड बैंड गेन है जिसने चेंज नहीं होना फ्रीक्वेंसी के साथ। लेकिन जैसे जैसे आप देखें मैं हायर फ्रीक्वेंसीज की तरफ मूव कर रही हूँ, थोड़ा बहुत चेंज आना शुरू हुआ और फिर ये देखें 33.5 समथिंग, 33 पॉइंट समथिंग, 33.6 हो गया। यहाँ पर और जाएं वापस तो ये अब 26 पे आ गया। आप लोग देख रहे हैं? ठीक हो गया? हाँ या ना में जवाब दीजिए। यस मैम, यस मैम। इस तरह से कर्सर 1 पे यस अगर हम आ मैम। जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपके पास कर्सर 1 आ गया। कर्सर 1 का अगर y1 आप देखें तो वो 33 पॉइंट समथिंग पे मूव कर रहा है। जैसे जैसे मैं लोअर फ्रीक्वेंसीज की तरफ जा रही हूँ ये कम होना शुरू हुआ, 31 हो गया, फिर आ गया 30 आ गया। ठीक है, तो अगर आपको याद हो तो मैंने ये कहा था कि लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज वो फ्रीक्वेंसीज होती हैं जहाँ पर मिड बैंड गेन कितने डीबीज रिड्यूस हो जाता है? -3 dB। 3 dB। अब आप ये देखें ये अगर मेरे पास 33.9 dBs हैं तो इसमें से 3 dBs को सब्ट्रैक्ट करें कितना बन जाएगा? अगर मिड बैंड जो है वो 33.9 है उसमें से 3 को रिड्यूस करें तो ये कितना बन जाएगा? 30.9। 30.9। 30.9। दोनों तरफ 30 मूव करते हैं, जहाँ पे हम 30.9 पे पहुंच जाएंगे वो उसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब हमने y2 को चेक करना है। अभी हम 31 पे हैं, ये आ गया 30 और 30.5 30.6 30.8 एंड 31 आ गया, ये हो गया 30.9। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा यहाँ पे हम मार्कर यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते नो एक्चुअली मुझे आइडिया नहीं है। मैम जिसमें वी आउट डी वो वी पीक टू पीक थी ना। बेटा पीक
पीक टू पीक ले लें या सिंपल पीक बाय पीक कर लें तब भी एक ही बात है। 2.5 बाय 50 करें तब भी इतना ही आता है, 50 ही आएगा ना। ओके ठीक है। अब आप देखें मेरे पास कर्सर 2 की अगर आप वैल्यूज देखें तो y2 इस वक्त आ गया 30.9 के ऊपर, और उसके ऊपर अगर आप x2 की वैल्यू देखें तो वो कितनी है 1.2 मेगाहर्ट्ज। अब मैं क्या कर रही हूँ, अपने पास लिख रही हूँ एफ एच सी, एफ हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने एफ कैपिटल ले लिया है, एच स्मॉल ले लिया है, सी ले लिया है। एफ हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई मेरे पास 1.28 मेगा हर्ट्ज, ठीक हो गया। अब हम नोट करते हैं लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब हमने क्या करना है, कर्सर 1 को मूव करना है जहां पर हम कितना पहुंच जाए, y1 कितना चला जाए 30.9। तो ये तकरीबन हम यहाँ पर पहुंच गए, ये आ गया 30.95 समथिंग आ गया। यहाँ पर अब हम x1 की वैल्यू देखें तो ये आ रहा है 329 हर्ट्ज, ऐसा ही है। यस मैम। तो यहाँ पर अब हम लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं अपने पास, f लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हाउ मच 329.05 हर्ट्ज, ठीक हो गया। अब हम बैंड विड्थ निकाल सकते हैं, बैंड विड्थ इज इक्वल टू f हायर कट ऑफ माइनस f लोअर कट ऑफ इज इक्वल टू व्हाट, कितनी आ गई 1.28 एक्सपोनेंट 6 मेगाहर्ट्ज कीजिए, इसमें से आप माइनस कर दें 329 हर्ट्ज को, तो ये बन जाती है हमारे पास 1.27 मेगाहर्ट्ज, 1.27 मेगाहर्ट्ज, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास बैंडविड्थ आ गई। इस तरह से करके हमने इसकी लोअर कट ऑफ भी निकाल ली, अपर कट ऑफ भी निकाल ली, और इसकी बैंडविड्थ निकाल ली हमने, ठीक हो गया। तो अप टिल नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो। मैम ये आप इधर टेक्स्ट कैसे ऐड करती हैं इधर ग्राफ के मिड में? यहाँ पर अगर आप इसको देखें यहाँ पे एक का निशान बना हुआ है ऐड टेक्स्ट, ठीक है। तो आप इसकी जो सर्किट वाली विंडो है वहाँ पर भी आपको ये मिल जाएगा, अदरवाइज एडिट में जाके ऐड टेक्स्ट की ऑप्शन होती है, कंट्रोल आल्ट ए से करेंगे तो भी ऐड टेक्स्ट हो जाता है। तो यहाँ से आप इस टेक्स्ट को ऐड कर लेते हैं तो ये आपके पास स्क्रीन पे लिखना शुरू कर देगा, ठीक हो गया। ठीक है मैम, जहाँ मर्जी चाहे लिख सकते हैं जी हाँ, जिस मर्जी प्लेस पे। वो वैसे तो देखिए ना प्रैक्टिस के ऊपर टॉप राइट बॉटम में लिखता है, तो इससे जहाँ मर्जी लिखना चाहे लिख सकते हाँ हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक हो गया। इसी तरह से यहाँ पे भी मैंने टेक्स्ट को ऐड किया था, उसके लिए हमने क्या किया था, प्लेस में जाके टेक्स्ट को प्लेस कर दिया था, कंट्रोल आल्ट ए करें तब भी आपके पास ये टेक्स्ट को प्लेस कर देगा, कमेंट्स भी आप ऐड कर सकते हैं। तो ये काम हमने कर लिया, ठीक है। अब हमने क्या देखा, हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट किए या नहीं किए आज की लैब के। कुछ टास्क आपके एंड पे हैं, वो आपने करने हैं और वो आपको मैनुअली करने पड़ेंगे। हमने क्या किया, उसका सर्किट टेस्ट किया, बिल्ड किया और टेस्ट किया 2N700 के साथ। Simulate the frequency response of amplifier. Note the effect of bypass capacitor. Okay. अब हम वो देखते हैं bypass capacitor शेयर का कर इफेक्ट क्या है। जी आपके पीडीएफ शेयर नहीं थी। मैंने व्हाट्सएप पे शेयर की हुई है ना आपके साथ। अच्छा मैं समझा अभी आप उधर से देख के पढ़ रहे थे, ठीक है। हाँ जी उधर देख, मैं अपने लिए अपने पास से तो उधर से ही देख रही थी, लेकिन आपके पास शेयर्ड है ना, इसलिए। असल में अगर मैं फुल स्क्रीन शेयर करूँ तो फिर सिस्टम स्लो हो जाता है। ठीक है मैम। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि बाईपास कैपेसिटर का क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। दो तीन चीजें हम नोट कर लेते हैं। हमने कहा था लोअर फ्रीक्वेंसीज के ऊपर कैपेसिटर जो है वो ब्लॉक कर देते हैं, गेन कम हो जाता है, और ये चीज हमने देख ली थी। मैंने फंक्शन जनरेटर से फ्रीक्वेंसी को 20 हर्ट्ज किया था तो मेरे पास गेन क्या हो गया था, कम हो गया था। अब हम मैं क्या करती हूँ कि मैं इस बाईपास कैपेसिटर को यहाँ से देती हूँ रिमूव। अब देखते हैं हमारे पास एसी स्वीप क्या रिजल्ट देता है। ओके, इसको हम करते हैं पहले रिमूव। अब आप देख के बताइए कि गेन के ऊपर क्या फर्क पड़ा।
Y2 कितना आ रहा है? 14 पॉइंट समथिंग। यस 14 पॉइंट समथिंग। और पहले कितना तो 33, हाफ का डिफरेंस आ गया। हाफ हो गई है। ठीक है, तो ये आप क्लियरली देख सकते हैं। अब इसकी डेफिनेटली बैंडविड्थ उतनी कम हो जाएगी। अब यहाँ से अगर हम उसके मिड बैंड से लेकर फिर 3 dB तक जाएं तो आप उसकी बैंडविड्थ नोट करेंगे कि वो बैंडविड्थ जो आपके पास 1.27 मेगाहर्ट्ज की थी वो रिड्यूस होके लेस देन 1 मेगाहर्ट्ज चली जाएगी। उसकी लोअर कट ऑफ चेंज होगी, उसकी अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो उसका जो बॉडी प्लॉट है वो आपको नज़र आ रहा है। यहाँ से अगर हम इसके प्रॉपर्टीज बार को क्लोज कर देते हैं तो यहाँ पे अभी आपके पास 14 वोल्ट्स पे आ रहा है। ठीक है, तो ग्राफ आप देख लें, थोड़ा सा स्मूथ भी है लेकिन इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो डिफरेंट हो गई है, बैंडविड्थ टोटली चेंज हो गई है। गेन उसका टोटली कम हो गया, 14 पे चला गया जहाँ पे हमारे पास वो 133 पे था। ठीक हो गया, तो ये इफेक्ट हो गया इसका बाईपास कैपेसिटर को रिमूव करने का। वापस ले आते हैं बाईपास कैपेसिटर को। अब आप देखें, अगर मैं हाई फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट देखना चाहूँ तो अब देखें मैं इस डिवाइस के इंटरनल पैरामीटर्स को तो चेंज नहीं कर सकती, मुझे इसके पैरासिटिक कैपेसिटेंस का फ़र्क पड़ता चले। हम एक और काम कर लेते हैं, हम क्या करते हैं यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा देते हैं। जस्ट लाइक हमें पता है कि इसकी पैरासिटिक कैपेसिटेंसेस में यहाँ पर कोई ना कोई कैपेसिटर होगा। और फिर हम क्या करते हैं, इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं और फिर हम उसका गेन देखते हैं। ठीक है, क्या चलें हम डायरेक्ट स्वीप करके ही देखते हैं, हमें पता चल जाएगा। ओहो, आपको नज़र आ रहा है कुछ? हाई फ्रीक्वेंसीज के ऊपर देखें गेन ओवरऑल ही आपके पास शिफ्ट हो गया, 0 पे जा रहा है। ठीक है मैम ये ग्राफ किस तरह आ जाता है मैम? मैंने लोअर वाले ग्राफ को क्लिक करके यहाँ से क्रॉस कर दिया तो वो कैंसिल हो जाएगा। मैं इसको यहाँ से क्रॉस करूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा। जैसे आपके ये पिछले ग्राफ्स कैंसिल करते हैं ना, आप इसी से कैंसिल कर रहे हैं मैं। ठीक है, तो दोबारा से स्वीप कर लेते हैं। हमने देखा कि अब इस यहाँ देखें मैंने नीचे वाले ग्राफ पे क्लिक किया है और साथ ही इसको कैंसिल कर दिया है। फिर मैंने इसका बैकग्राउंड चेंज कर लिया है और ये आ गया जनाब मेरे पास ग्राफ। इसकी तो शक्ल ही कुछ वाज़ह तब्दील हो गई है इंटायर फ्रीक्वेंसी रेंज के ऊपर। अगर आप देखें इसका गेन मेरे पास पहले नेगेटिव था फिर बिल्कुल ज़ीरो हो गया है। तो हाई अभी हम लोअर फ्रीक्वेंसीज को इसके साथ एनालाइज नहीं कर सकते क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी पे मेरे पास पिछले कंपोनेंट्स नहीं है, उसका ओवरऑल पता नहीं क्या रिलेशन बनता है। लेकिन एटलीस्ट मैं इस काबिल हो चुकी हूँ कि मैं आपको ये बता सकूँ कि हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर उसकी पैरासिटिक कैपेसिटेंसेस इतनी इफेक्टिव हो गई हैं कि उसने गेन को जीरो कर दिया। तो सिग्नल को आगे जाने ही नहीं दे रहा, उसको गेन पे जाने ही नहीं दे रहा। ठीक है, तो ये इसकी इंटरनल पैरासिटिक कैपेसिटेंसेस का इफेक्ट होता है हाई फ्रीक्वेंसीज के ऊपर। ऑल्दो वो बहुत कम होती है तो ये ऑलरेडी 100 का एक फैक्टर हमने लगा दिया है। थोड़ी सी कम करके देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, अब मैंने कम किया है। कम करने से क्या हो गया कि मेरे पास लो फ्रीक्वेंसी का जो पोर्शन था ना वो थोड़ा बेहतर हो गया है क्योंकि वो नैनो की फ्रीक्वेंसी थी, इसलिए उसने इतना फर्क नहीं डाला लो। पहले मैं इसको तो कैंसिल करता था, बड़ा सा ग्राफ है। लेकिन अब आप देखें कि जैसे ही हम 10 किलो से ऊपर की फ्रीक्वेंसी पे जा रहे हैं वो 1 नैनो की पैरासिटिक कैपेसिटेंस भी कितनी इफेक्टिव है कि उसने गेन को कम करना शुरू कर दिया। नजर आ रहा है आपको? नजर आ रहा है बच्चों? यस मैम। यस मैम आ रहा है। पैरासिटिक तो कैपेसिटेंस बहुत इफेक्ट करती है। जी, तो ये कैपेसिटेंस चूंकि इसके इंटरनल होती है, मैं इंटरनल पैरामीटर चेंज नहीं कर सकती थी, तो मैंने एक डमी वेरिएबल डमी कैपेसिटर लगा के उसको आपको दिखा दिया कि अगर हाई फ्रीक्वेंसी को अगर हम हाई करना शुरू कर दें तो इसकी इंटरनल कैपेसिटेंसेस जो है वो कैसे इफेक्टिव होना शुरू हो जाती है। जी, एनी क्वेश्चन? और ये डिफरेंस हमने इसकी इन कैपेसिटेंसेस पे भी देखा था। अब देखें, अगर मेरे पास फ्रीक्वेंसी लो हो जाती तो हमने देखा था कि यहाँ पर गेन कम होना शुरू हो गया, वो हमें वैसे ही ग्राफ से नजर आ रहा था। फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है तब गेन क्यों कम होता है? तब उसकी इंटरनल पैरासिटिक कैपेसिटेंसेस इतनी इफेक्टिव हो जाती है। ठीक है,
तो हमारे जो तीनों ऑब्जेक्टिव थे वो हमने कवर कर लिए हैं। अब आपने क्या करना है, मैं आपके साथ पहले स्क्रीन शेयर कर लूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए, और फिर आप उसी तरीके से जो है वो रिपोर्ट का फॉर्मेट उसी तरह से होगा जो ऑलरेडी पहले है। जो चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं उसी तरीके से आपने रिपोर्ट में उन सारी चीज़ों का कट ऑफ, लोअर कट ऑफ, हायर कट ऑफ कैसे निकालना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपने मुझे उसी तरह से दिखानी है। ठीक है, लैब 10 के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर उसकी सर्किट डायग्राम ऑलरेडी गिवन है। अब आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने शायद ऑलरेडी बाइसिंग पढ़ी हुई है, तो आपने ट्रांजिस्टर चेंज करना है। ट्रांजिस्टर चेंज करके आपने इसकी पहले वोल्टेज डिवाइडर बाइस डिज़ाइन करनी है, उसके बाद इसके कैपेसिटेंसेस निकालने हैं। उसके लिए एक मैं आपको हेल्पिंग मटेरियल के तौर पर एक और डॉक्यूमेंट शेयर कर देती हूँ, आपको काफ़ी हेल्प आउट कर देगा। उसके अलावा आप अपनी बहजाद रज़ावी की बुक से हेल्प लें, बॉयलस्टेड से हेल्प लें, फ्लाइड की बुक से हेल्प लें, और इसकी वोल्टेज डिवाइडर बाइस को चेंज करेंगे आप लोग। ट्रांजिस्टर चेंज होगा तो वोल्टेज डिवाइडर बाइस चेंज हो जाएगी। वोल्टेज डिवाइडर बाइस चेंज होगी तो लोअर कट ऑफ और हाई कट ऑफ भी चेंज होंगे, कैपेसिटेंसेस की वैल्यूज भी चेंज होंगी, और आपके पास जो है ये रिस्पांस भी चेंज हो जाएगा। ये अब जो ऑब्जर्वेशन है ना, ये आपको थोड़ा सा हरकत देने के लिए रखी हुई है मैंने। इसमें अभी तक तो हमने जो स्वीप किया था फ्रीक्वेंसी का, वो ऑटो फ्रीक्वेंसी स्वीप था। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जैसे मैंने पहले किया था, फ्रीक्वेंसी मैनुअली चेंज करनी है और ऑसिलोस्कोप के ऊपर आपने वोल्टेज नोट करनी है। वी इन चूंकि हम फिक्स ही रख रहे हैं, इसलिए वी इन का कॉलम तो हमेशा सेम ही रहेगा, 100 मिली वोल्ट। आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे इसने वी इन ही लिखा हुआ है, ये वी इन की बजाय यहाँ पर ये वी आउट होगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, वी आउट। ठीक है, आपने ऑसिलोस्कोप पे वी आउट नोट कर लेनी है। मैनुअली आपने इनपुट फ्रीक्वेंसीज की कुछ वैल्यूज देनी है। आसानी के लिए आपने ये करना है कि पहले आपने इसका हिस्से स्वीप कर लेना, आपको आइडिया हो जाएगा कि उसकी बैंडविड्थ क्या बन रही है। तो फिर आपने उस बैंडविड्थ के अंदर अंदर 10 वैल्यूज को इस ग्राफ में शो करना है। कितनी वैल्यूज को? 10 वैल्यूज को। लोअर से स्टार्ट करके हायर पे जाइएगा और दरमियान की 8 और वैल्यूज ले लीजिएगा अपनी मर्जी से। जैसे यहाँ पर हमने स्टार्ट किया था, हमारे पास लोअर कितनी आ रही थी, 329 समथिंग, तो आपने इसी तरह से 300 मेगाहर्ट्ज की आप लोअर ले लें, पहली वैल्यू ले लें। उसके बाद आप 1 किलो हर्ट्ज की ले लें, फिर आप 10 किलो हर्ट्ज की ले लें, 100 किलो हर्ट्ज की ले लें, 200 किलो हर्ट्ज की ले लें, 500 की ले लें, फिर 700 की ले लें, फिर आप 1 मेगा पे चले जाएं, फिर 1.5 मेगा पे चले जाएं। इस तरह फ्रीक्वेंसीज को मैनुअली चेंज करें। मैनुअली ऑसिलोस्कोप पे उसका गेन निकालें, उसका 20 लॉग ले लें। जब ये आपके पास ग्राफ आ जाएगा, फिर दोबारा से आपने एसी स्वीप करना है और इस ग्राफ को और उस एसी स्वीप को कंपेयर करना है, दोनों मिलते जुलते होंगे, आपको चीज़ों का आइडिया होता जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने किसी खास फ्रीक्वेंसी के लिए एम्पलीफायर डिज़ाइन करना है, तो आपने टास्क ये रखना है कि आपने पहले लोअर कट ऑफ और अपर कट ऑफ डिफाइन कर लेनी है। जब आप लोअर कट ऑफ और अपर कट ऑफ डिफाइन कर लेंगे तो फिर आपके पास ये जो कंपोनेंट्स हैं, कैपेसिटर्स और रेजिस्टर्स, ये डेफिनेटली चेंज होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपने नोट डाउन कर लेना है कि आपने इस चीज़ को भी देखना है कि अगर आपके पास लोअर कट ऑफ और अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं, तो आप कैपेसिटर्स और रेजिस्टर्स की वैल्यूज को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये आरसी का कॉम्बिनेशन है ना आपके पास, तो ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये वाला एक डॉक्यूमेंट है, ये मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, इसी से आपको हेल्प आउट हो जाएगा कि उसने वोल्टेज डिवाइडर बाइस की कैसे कैलकुलेशंस की हैं। ठीक है, आपने मॉसफेट चेंज करना है और इसको रिपीट कर लेना है। ठीक है, वो मतलब मॉसफेट चेंज करें तो सारी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी इसकी तो? होगी ना, क्योंकि हर मॉसफेट का अपना वीजीएस चेंज होता है, गेट टू सोर्स चेंज होता है। ठीक है मैम, अगर हम मॉसफेट चेंज करेंगे तो हमें कैसे मालूम होगा कि हमने, जैसे हमने -3 dB चेक किया था, 33 आ रहा था हमारा गेन, तो हमने उसमें से -3 किया था, तो दूसरे वो मॉसफेट के हर लिए एक हमें के कैसे? केस में, ये जो 3 dB वाली स्टोरी है ना, ये हर फिल्टर और हर एम्पलीफायर के लिए सेम रहती है। गेन चेंज होगा ना, जो भी गेन आपका आपके फिल्टर का या आपके एम्पलीफायर का आएगा, आपने उसका 3 dB लोअर और 3 dB हायर ले लेना बस। गेन तो हर सूरत ही रहेगा ना, जरूरी तो नहीं गेन हर एक का यही आए जो हमारे पास 33 आ रहा था। किसी का 10 हो सकता है, किसी का 50 हो सकता है, किसी का 100 हो सकता है, किसी का 70 हो सकता है। जो उसका मिड बैंड 70 है, तो 70 से जैसे ही 3 dB जाएगा, जैसे ही 3 dB जाएगा, वो उसकी लोअर कट ऑफ और अपर कट ऑफ आ जाएगी। मैम, इसका मतलब ये हुआ -3 करना है बस? -3 dB तो उसकी लोअर कट ऑफ और अपर कट ऑफ फाइंड करने के लिए करना है ना आपने। यस मैम, सिंपली कह रहा हूँ। ठीक है? जो डिवाइडर बाइस आपने सेट करनी होती है ना, वो तो जो आपने ट्रांजिस्टर यूज किया है ना, उसको ऑपरेशनल कराने के लिए करना होता है ना।
ये वाली जो स्टोरी है ना, ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं ना। देखें ये जो हमारे पास इस वक्त इसमें ये जो R2 R1 RD और RS वाली स्टोरी है, ये तो इसकी बाइसिंग के लिए है ना कि 2N7000 को मैंने किस तरह से एम्पलीफायर ऑपरेट कराने के लिए इसका एक डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट निकाला, ये उसी की कैलकुलेशंस है ना। RS कितना आ गया, R2 कितना आ गया, RD कितना आ गया, फिर आगे कैपेसिटेंसेस की कैलकुलेशंस हैं, ठीक है, फिर आपका प्लॉट आ गया। तो ये आप जब मॉसफेट चेंज करेंगे तो ये चेंज हो जाएंगी। आपको इंशाल्लाह इंटरनेट से भी आप अगर बॉयलस्टेड की बुक ले लें, आप फ्लाइड की बुक ले लें, बेहजाद रजावी की बुक ले लें, वहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर बाय डिज़ाइन की बहुत सारी एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगी। वहाँ से कोई एग्जांपल उठा लें, डिज़ाइन हुई भी एग्जांपल ले लें, उसका मॉसफेट लेके उसकी डाटा शीट को लेके उसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लें और फिर उसको इम्प्लीमेंट कर लें, ठीक है। तो मैंने बहुत आसान टिप आपको दे दिया। ओके स्टूडेंट्स, इफ एनी क्वेश्चन आस्क मी प्लीज, अदरवाइज मैम फ्लाइट की बेहदाद रावी की और एक कौन सी बुक आपने बताई है हेल्प आउट के लिए? बॉयलस्टेड की बुक बहुत अच्छी है। आई पर्सनली रिकमेंड स्टूडेंट्स बॉयलस्टेड। Boylsted Electronic Devices and Circuits by Boylsted BOYLSTED। मे बी सम स्पेलिंग्स मिस्टेक हो, लेकिन यूजुअली बॉयलस्टेड आप लिखेंगे आपको वो करेक्ट करके गूगल पे शो कर देगा। ओके, एनी क्वेश्चन? So by this Sunday we will have a quiz of first lab, and on Monday we will have quiz of second lab, and both days are deadline for the report of lab 9 and Monday for the report of lab 10, ठीक है। मैम क्विज साथ ही ले लीजिएगा ना, एक ही साथ। मैम हमारे 3 मिड्स हैं मैम, सैटरडे संडे और मंडे को मिड्स हैं। मैम ट्यूसडे या वेडनेसडे रख ले, हमारे मिड है मंडे तक। मिड तो मेरा ख्याल है इस वीक में खत्म हो जाने चाहिए। आप कौन से मिड्स चल रहे हैं? मैम मंडे को भी है सीबीटी का, सैटरडे को भी है और संडे को भी है। और किसी का ट्यूसडे को भी होगा और वेडनेसडे को भी होगा और थर्सडे को कोई और काम निकलेगा और नो फ्राइडे को तो बिल्कुल भी कुछ नहीं हो सकता। मैम मंडे तक ही है बस। हाँ जी मैम क्विज ही लेना है ना, तो वो आप फ्राइडे को ले लें, मतलब कल ले लें थोड़ी देर में। नहीं, कोई हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं। संडे को होगा लैब 9 का और मंडे को होगा लैब 10 का, ठीक है। मैम फिर एक साथ ही ले लेना, वो इतना टाइम वेस्ट हो जाता है इसकी वजह से, मतलब एक साथ। क्या टाइम वेस्ट होगा? मैम जैसे हमारे वैसे क्विजेस होते हैं इन लैब के, तो वो सर ने 10 मिनट्स रखे हुए होते हैं, बीच में गैप दिया होता है, तो वो बहुत टाइम वेस्ट होता है इस तरह से। 1 घंटा लग जाता है हमारा एक लैब के क्विज में। वो लैब के क्विज में जो घंटा लगता है ना, वो आप लोगों की वजह से लगता है। होता तो वो टाइम ड्यूरेशन आप लोग एंड टाइम पे आके उसको एंड नहीं करते, फिर आप रिक्वेस्ट में भेजते रहते हैं और कोई रिक्वेस्ट जो है वो एंटरटेन नहीं की जाएगी। आपको टाइम पहले बताया जाएगा, उसी टाइम पे आप ऑनलाइन हो। 5 मिनट का क्विज एक होगा, 5 मिनट का क्विज दूसरा होगा, 10 मिनट। नो मैम, मैम देखिए अब एक क्विज हुआ है ना हमारा, तो उसके बाद 10 मिनट्स का वेट पता नहीं किस खुशी में दे देते हैं, फिर हम 10 मिनट्स बैठे रहते हैं, फिर उसके बाद 8 मिनट्स का क्विज होता है, फिर 10 मिनट्स बैठे रहते हैं। इस खुशी में होता है कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट टीम की खुशी है ना, ये बहुत हैवी खुशी है। इसके ऊपर चीज़ों को एडजस्ट करना और अपलोड करने में टाइम लगता है। हम उसको पहले से बिठा के फाइल अपलोड नहीं कर सकते। वो जो 10 मिनट्स होते हैं ना, वो हमें उसको एंटर करने में लगते हैं। इसीलिए आपसे कहा है कि आप वेरी नेक्स्ट डे कर लें, ताकि आप वो 10 मिनट्स वेट करके आपका टाइम वेस्ट ना हो ना। ओके मैम, ठीक है, ओके जी, थैंक यू वेरी मच। आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आपको पता है कि एक क्विज जो होता है वो लैब की परफॉर्मेंस के हवाले से होता है और एक थ्योरी के हवाले से होता है, ठीक है। लेट मी डाउनलोड द अटेंडेंस शीट एंड देन विल एंड अप द मीटिंग। मैं अब इसको सबमिट कब करवानी है? चलें इसकी सबमिशन हम कर लेते हैं। नेक्स्ट लैब हमारी ट्यूसडे को है, तो आप इसकी रिपोर्ट जो है वो नेक्स्ट फ्राइडे को, लेकिन नेक्स्ट फ्राइडे का मतलब है कि फिर नेक्स्ट फ्राइडे डेडलाइन होगी फॉर ऑल 4 लैब्स, ठीक है। ये आप पे चूंकि मिड है इसलिए मैं आप बर्डन नहीं डाल रही।
सकूं, क्योंकि फिर ट्यूसडे और थर्सडे वाली नेक्स्ट वीक के ट्यूसडे थर्सडे वाली लैब भी हमने एंड अप करनी है, तो वो फिर नेक्स्ट फ्राइडे तक ही लास्ट डेट होती है। ठीक है क्लियर? यस मैम ठीक है। ओके थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज ओके मैम। मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।